कई बार जब बच्चों को मैं कहता हूँ यार क्रस्ट, तो बच्चों को लगता है जो सरफेस पे आप देख पा रहे हो जमीन वो क्रस्ट है। तो कभी कभी क्या होता है, जो अंडरग्राउंड माइंस होती है, जमीन के अंदर जो आपकी माइंस होती है वो टूट जाती है, कोलैप्स कर जाती है, राइट। ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़े बहुत ट्रेमर्स आ जाते हैं कि मान लीजिए जो आपका मैग्मा था, जो लावा था, ये प्रॉपर्ली अर्थ के सरफेस तक, ऊपर तक ग्राउंड पे नहीं आ पाया, और क्रस्ट के अंदर ही क्या हुआ, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो गया, कूल डाउन कर गया, तो जो फॉर्म से क्रिएट करेगा, पत्थर हो गया किसी और चीज के, उसे हम कहते हैं। नमस्कार सभी बच्चों को, आई गेस बहुत अच्छे होंगे आप सभी। स्वागत है आप सभी का वापस से आर्ट्स वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपके अपने क्लास 11th वाले विजय बैच के अंदर। मेरा नाम है कुणाल और वापस से मिलकर के आ रहे हैं आप बच्चों से, बहुत खुशी हो रही है इनफैक्ट, है ना। और आज क्या करने वाले हैं, एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो कि अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अमेजिंग चैप्टर आप कह सकते हो, है ना। चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आप यार, हम जब बात करते हैं हमारी धरती की, हमारी पृथ्वी की, तो एक चीज पहले सबसे पहले याद आती है, वो है सुनील शेट्टी का डायलॉग। याद है कि नहीं याद है? सुनील शेट्टी की मूवी है, उसमें एक डायलॉग है कि ये धरती मेरी माँ है? तो अगर आप देखोगे तो सुनील शेट्टी का डायलॉग याद आता है। और क्या याद आता है? और याद आता है हमारी धरती का शेप, है ना, कि धरती का शेप अगर आप देखोगे अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का आपको देखने को मिलता है, स्फेरॉइड टाइप का, राइट। तो अगर आप देखोगे और क्या हमें याद आता है, वो ये है कि यार इसके अंदर क्या है। कभी बचपन में क्यूरोसिटी हुआ है क्या? कभी बचपन के अंदर एक वो क्यूरोसिटी जागा है आपके मन के अंदर कि सर अगर नीचे पहुंच जाएं, फटाफट से एकदम खोद खोद के एकदम नीचे अगर पहुंच जाएं, तो आखिरकार अंदर से निकलेगा क्या, और कितना गहरा है हमारे अर्थ का सेंटर। एक फैक्ट, आई गेस एक मूवी आई थी बॉलीवुड वाली या हॉलीवुड की मूवी थी, राइट, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ करके, ठीक है। सो माई कंसर्न इज वेरी वेरी सिंपल माई डियर, कि आज हम क्या करेंगे, आज हम यही एनालाइज करेंगे कि अर्थ की गहराइयों में क्या राज छुपे हैं, उन राज को जरा ढूंढ के निकालो तो सही, है कि नहीं। तो हम यही जो है आज एनालाइज करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, मजा आने वाला है, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं फटाफट से यार सभी बच्चों के साथ, जबरदस्त वाला टॉपिक। अच्छा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अब इतने सारे टॉपिक्स में से कितने सारे टॉपिक्स लूं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं किसकी मेरे बच्चों, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, अमेजिंग, राइट। चलिए, तो बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे बात कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे बच्चों कि भाई हमारे अर्थ के अंदर बहुत बहुत कुछ है, बहुत सारे मटेरियल्स अगर आप देखोगे, बहुत सारा लावा है गर्मा गर्म, ठीक है। और कभी कभी जब अर्थ के ऊपर कई सारे टेक्टोनिक मूवमेंट्स से चलते हैं, गैप्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ओपनिंग्स हो जाती हैं, तो कई बार ये लावा जो है बाहर भी आ जाता है। कई बार ये लावा ऐसा होता है जो बाहर नहीं आ पाता, तो अंदर ही कहीं ना कहीं जमना स्टार्ट हो जाता है, कई सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करना चालू कर देता है। और कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ है बेटा, वो कांप जाती है, ठीक है। मतलब बिल्कुल वही वाला, ये वैसेपुर का एक डायलॉग है ना, डर काहे रही हो, कांप रही हो, तो बिल्कुल वैसे वाला अगर आप देखोगे तो हमारे अर्थ के साथ भी होता है। और जब अर्थ कांपती है ना बेटा, तो आप वो अकेले नहीं कांपती, उसके ऊपर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग भी बहुत ज्यादा कांप जाते हैं ना। ऐसी कांपने का पानी को अपन क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में ना। तो ये तो हो गया यार देसी आइडियोलॉजीज, क्या देसी तरीके से हम लोग जब बात करते हैं ना कि हम लोग किसको क्या बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं। अब इसको थोड़ा विदेशी तरीके से समझेंगे, कहने का मतलब है ज्योग्राफी की भाषा में समझेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पे चीजें होती हैं, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, क्या उसका इंपैक्ट होता है, और वॉल्केनिक अरप्शंस क्यों होते हैं, कितने टाइप के वॉल्केनोस होते हैं, और क्या क्या चीजें उससे फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसी बात पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो नंबर 1 बालकों, अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारा इंटीरियर है बेटा हमारे अर्थ का, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ही समझ सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई मींस नहीं है जिसके थ्रू हम अर्थ के एकदम सेंटर तक, एकदम लास्ट पार्ट तक एंट्री मार जाए, ऐसा भी कुछ हम डिजाइन नहीं कर पाए फिलहाल। तो हमारे पास क्या है कि ज्यादातर इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, इनडायरेक्ट प्रूफ्स आप मान लीजिए, या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम पढ़ के समझते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर एक्चुअली दिया क्या हुआ है। चलिए, अब इसी बात पे आगे बात करेंगे थोड़ी सी। चलो, मूविंग ऑन फर्दर, जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ का, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, राइट। वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बच्चों, तो काफी हद तक डिपेंड करता है हमारे अर्थ के इंटीरियर पे, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस पे, या हमारा अर्थ जैसा आज दिखता है, जैसे लेयर्स इसके बारे में हम बात करते हैं आज। तो ये सारी चीजें अगर आप आज पढ़ते हो तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है हमारा इंटीरियर मटेरियल जो हमारे अर्थ के अंदर मिलता है, राइट। चलिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे अर्थ के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस हैं, एक को हम एक्सोजेनिक कहते हैं और एक को हम एंडोजेनिक कहते हैं। अब एक्सोजेनिक का मतलब क्या है दोस्तों? एक्सोजेनिक का मतलब होता है जो आप सरफेस के ऊपर किसी चीज के एक्सपीरियंस कर पाते हो। कई ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर वर्क करती हैं, बट कई ऐसी फोर्सेस जो अपनी हिडन है ना, मतलब एंडोजेनिक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अंदर रह करके इंटीरियर के अंदर काम करती हैं।
और ये दोनों ही फोर्सेस अगर आप देखोगे तो हमारे अर्थ के लैंडस्केप को एक बेहतरीन शेप प्रोवाइड करते हैं, राइट। चले, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आपको फिजियोग्राफिक कैरेक्टर समझना है किसी इलाके का, किसी रीजन का, तो बहुत जरूरी है उसके लिए कि आप इन एंडोजेनिक प्रोसेसेस को समझिए, यानी अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस काम करती हैं, इनके काम करने के तौर तरीकों को समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि किसी इलाके का जो फिजियोग्राफी है, वहां का जो लैंडफॉर्म है, वो कैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ है, राइट। चलिए, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो किसी भी इलाके का जो फिजियोग्राफी है, अब मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, कोई प्लेट्यू रीजन है, कोई प्लेन एरिया है, ये हर एक तरीके से ह्यूमन लाइफ पे बहुत इंपैक्ट डालता है। और अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अगर आपको सही तरीके से चीजों का यूटिलाइजेशन करना है, तो इस फिजियोग्राफी को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और ये आप तभी कर पाओगे जब अर्थ के इंटीरियर में रहने वाली फोर्सेस को आप स्टडी करोगे, जब उसके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में आप पढ़ोगे, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग पाए कि इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। सो अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स, या फिर एक सुनामी कैसे आता है, बहुत जरूरी है कि आप ये जानिए कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन की, कि कहां से हमको हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगता है। तो अगर आप अर्थ के रेडियस की बात करें तो अर्थ का रेडियस कितना है दोस्तों, 6370 किलोमीटर्स, राइट। और ये इतना बड़ा है कि आप सेंटर ऑफ द अर्थ तक प्रैक्टिकली तो नहीं पहुंच पाओगे, और वहां जाकर के ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जो मैक्सिमम नॉलेज हमारा यहाँ पे आ रहा है बेटा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, वो लार्जली बेस्ड है हमारे एस्टिमेट्स के ऊपर या कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, राइट। अब अगर आप देखेंगे कुछ पार्ट इस इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू या कुछ मटेरियल्स के एनालिसिस के थ्रू भी आपको मिल जाता है, बट लार्जली अगर आप देखोगे तो हमारे पास इनडायरेक्ट रिसोर्सेज ज्यादा हैं अर्थ के इंटीरियर को यहाँ पे स्टडी करने के लिए। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट बोथ द सोर्सेस, हम बात करेंगे डायरेक्ट की भी, हम बात करेंगे कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस की भी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सोर्सेस की। जो सबसे आसान तरीके से अवेलेबल है वो है सॉलिड अर्थ मटेरियल, है ना, जिसको आप स्टडी करते हो कैसे, हमारे रॉक्स के थ्रू। अगर आप देखोगे जो हमारे अर्थ पे रॉक्स अवेलेबल है हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वो एक बहुत ही डायरेक्ट सोर्स है बेटा यहाँ पे किसी चीज के अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, खासकर जो माइनिंग एरियाज में आपके रॉक्स निकलते हैं। अब माइनिंग एरियाज के जो पत्थर होते हैं दोस्तों कैसे निकलते हैं, जमीन खोद के, गड्ढा खोद के, आप काफी लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते हो, फिर आपको वहां से पत्थर या मिनरल्स निकलते हैं। तो वो मिनरल्स कहीं ना कहीं यार हमारे अर्थ के इंटीरियर्स का एक रफ एस्टिमेट, एक रफ आइडिया आपको जरूर देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के जो गोल्ड माइंस है वो करीब 3 से 4 किलोमीटर डीप है, तो अपने आप में एक अच्छा खासा डेप्थ या गहराई हो गई, राइट। सो अगर आप इस डेप्थ के बियॉन्ड जाना चाहो तो इतना इजी है नहीं, बिकॉज इसके नीचे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट है। माइनिंग के अलावा साइंटिस्ट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी उठाए हुए हैं यहाँ पे, जिससे कि वो डीपर डेप्थ्स को यहाँ पे अर्थ के एक्सप्लोर कर पाए, और साथ ही साथ जो हमारे क्रस्ट के नीचे है उसके बियॉन्ड जो एक कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं बेटा, उसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाए। अब आप देखिएगा साइंटिस्ट यहाँ पे ना 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पहला है आपका डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है आपका इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो जो डीपेस्ट खुदाई या ड्रिल किया गया है, मतलब डीपेस्ट गड्ढा जो अभी तक ड्रिल किया गया है, वो है कोला आर्टिक ओशन के अंदर, जिसका लगभग आप देखोगे डेप्थ है आपका 12 किलोमीटर के पास। तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू एनालाइज, बिकॉज अगर आप देखोगे कई बार जब बच्चों को मैं कहता हूं यार क्रस्ट, तो बच्चों को लगता है जो सरफेस पे आप देख पा रहे हो जमीन वो क्रस्ट है। नहीं यार, क्रस्ट भी अगर आप देखोगे तो 2 तरीके से होती है। एक अपने कॉन्टिनेंट्स की होती है, जो लैंड पार्ट है जमीन का, ठीक है, अर्थ के ऊपर, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। एक समुद्र का भी अपना एक फ्लोर है, उसका भी अपना एक क्रस्ट है, जिसे आप ओशनिक क्रस्ट कहते हो, राइट। तो क्रस्ट अपने आप में इट्स अ लेयर ऑफ द अर्थ, और आपको कई जगह पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखोगे तो अगर आपको एनालाइज करना है कि अर्थ के इंटीरियर पे क्या है, तो आपको सारे पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे, और वही साइंटिस्ट बेटा यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, जिन्होंने क्या किया है बेटा, हमें काफी सारा वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। हमने एनालिसिस किया है इन मटेरियल्स का जो कलेक्ट किए गए थे अलग अलग गहराइयों पे, अलग अलग डेप्थ्स के ऊपर, एंड ये मटेरियल्स, ये एनालिसिस हमें बताते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर की चीजें कैसी हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। नंबर 1, एक और जो डायरेक्ट सोर्स है आपका अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में, वो है आपके वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनो दोस्तों, आप एक एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसा पहाड़ जैसा आपने कई बार देखा होगा, इस पहाड़ का एक टोपी होता है खतरनाक सा, है ना, और जब ये टोपी उड़ जाता है भैया, तो अंदर का जितना भी माल मसाला है, यानी अंदर के जितने भी मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं, या फिर आपके कई सारा लावा जो गर्मा गर्म सब्सटेंस होता है अर्थ के अंदर, वो सारा निकल करके जब आप देखोगे तो आसपास के इलाकों में फैलना स्टार्ट हो जाता है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, कई बार जब इस एरियाज में ये जो लावा वगैरह ठंडा हो जाता है लेट्स से, या ठंडा होने के बाद कई बार रॉक्स बन जाता है, तो उसको कलेक्ट करके उसके सैंपल्स को स्टडी किया जाता है। तो वो भी हमारे अर्थ के इंटीरियर में मिलने वाले काफी सारे मटेरियल्स को यहाँ पे क्या करती है, हमें बताती है। तो जब मॉल्टेन मटेरियल बाहर निकलता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं। हाउएवर अगर आप देखोगे ऐसे सोर्सेस से
एग्जैक्ट ये पता लगाना कि डेप्थ ऑफ द अर्थ कितना या कितना गहराई है, लास्ट में फाइनल कितना गहराई है, ये थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी कुछ ना कुछ एनालिसिस हम यहां से लगा ही लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्स। अब इनडायरेक्ट सोर्सेस कैसे हैं जिससे आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है? देखिए, नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जब आप स्टडी करते हो तो एक अच्छा इंफॉर्मेशन आपको निकल के आता है हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अच्छा, माइनिंग एक्टिविटी की बात करिए आप, माइनिंग एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा सरफेस है, ठीक है, यहां से मैंने माइन खोदना स्टार्ट किया। अब जितना मैं नीचे जाता जाऊंगा आप देखोगे मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा और मेरा प्रेशर भी यहां पे कंप्लीटली इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, जितना मैं डीप जाऊंगा, जितना इंटीरियर में डिग करना स्टार्ट करूंगा, इसको हम कई बार अगर आप देखोगे। अच्छा, एक चीज और है भाई, यहां पे ऐसा भी नोट किया जाता है जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है बेटा, वो भी डेप्थ के साथ इंक्रीज करने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बट डेंसिटी के साथ भी अगर आप देखोगे तो ये भी यहां पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिस तरीके से बदलाव आ रहा है डेप्थ के साथ साथ, इसको भी स्टडी करके हम कई बार इंटीरियर की कुछ प्रॉपर्टीज को निकाल पाते हैं। ठीक है, तो माइनिंग एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि सरफेस से आप जितना गहराई में जाएंगे उतना टेम्परेचर, उतना दबाव, प्रेशर आपका, उतना डेंसिटी जो है, घनत्व आपका, वो देखिएगा आप धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो जिस रेट पे चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं वो भी एक बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले करता है बच्चा डिसाइड करने के लिए द इनडायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ना। अब टोटल थिकनेस अगर आपको पता है तो साइंटिस्ट ने यहां पे क्या किया, एस्टिमेट लगाया फिर आपका कि टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, प्रेशर का वैल्यू कितना है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स कितने होते हैं अलग अलग डेप्थ्स के ऊपर। तो इन्हीं एनालिसिस, इन्हीं एस्टिमेशंस के थ्रू अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे क्या पता करते हैं बच्चों कि सिंपल सी भाषा में कि क्या प्रॉपर्टीज है हमारे अर्थ के अंदर, क्या क्या मटेरियल्स वहां पे मिलते हैं और एक एस्टिमेटेड गहराई कितना हो सकता है, रेडियस कितना हो सकता है। राइट, चलिए एक और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपका मीटियोर है। हालांकि मीटियोर्स अर्थ के अंदर नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर मीटियोर तो हवा में आ रहा है, स्पेस से आ रहा है, तो अर्थ के अंदर का कैसे बता देगा वो? देखो, तो मीटियोर सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे उसका मटेरियल है वो कहीं ना कहीं जिस जो है आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सिमिलैरिटी खाता है। मीटियोर्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आपको नहीं मिलते। ऐसा नहीं होता कि अर्थ के धरती के नीचे से मीटियोर्स निकलते हैं और फिर वो जो स्पेस में चले जाते हैं, नहीं। लेकिन जब मीटियोर्स जिस मटेरियल से बने होते हैं, जिस स्ट्रक्चर के बने होते हैं, वो काफी हद तक अगर आप देखोगे तो अर्थ के स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल से सिंबलाइज करता है। मीटियोर्स क्या है? सॉलिड बॉडीज है जो कि ऐसे मटेरियल से बने हैं जो लगभग आप मान लीजिए आपको हमारे प्लैनेट पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से एक अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, इनडायरेक्ट सोर्स है, वो है हमारे मीटियोर्स। तो मीटियोर्स क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज होते हैं यार, कहीं ना कहीं, है ना। और उनका जो मटेरियल स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक रिजेंबल करता है हमारे अर्थ के मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स को। राइट, चलिए अदर इनडायरेक्ट सोर्स में क्या हो गया? ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब जो अर्थ को एक रिलेटेड एक्टिविटी होती है धरती के नीचे, वो भी काफी आपको इन्फॉर्मेशन देके जाती है। प्लस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका जी, जिसको हम कहते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह रेफर करते हो आप इसको फिजिक्स में। तो जो हमारा जी का वैल्यू बेटा वो सेम नहीं होता। अगर आप देखोगे अलग अलग लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ पे अगर आप देखेंगे, जब हम बात करते हैं अर्थ की ना, तो हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल्स। तो हर एक लैटिट्यूड पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो जी का वैल्यू है वो आपका डिफर करेगा। जी का वैल्यू हमेशा अलग रहेगा। इक्वेटर पे अलग है, पोल्स पे अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है ना। तो सारे लैटिट्यूड्स पे जो वैल्यू ऑफ जी है बेटा, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, वो यहाँ पे काफी बदलता है। इनफैक्ट आप देखोगे पोल्स के पास सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर के पास सबसे कम होता है। अब ये इसलिए होता है बिकॉज जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर और द इक्वेटर, ये जितना ज्यादा ग्रेट होगा, है ना, आप देखोगे वहीं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल भी थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है। राइट, तो ये जो जी का वैल्यू है पोल्स के पास ज्यादा है, बिकॉज अगर आप पोल्स का डिस्टेंस देखेंगे, पोल्स हमारे यहाँ पे, दीज आर द पोल्स, राइट। तो पोल्स का डिस्टेंस अगर आप इक्वेटर से देखोगे तो एक काफी ज्यादा डिस्टेंस है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट जी का वैल्यू आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मिलता है। बट वही अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे आपको जो जी का वैल्यू है कंपैरेटिवली काफी कम मिलने वाला है। राइट, चलिए अब जो ग्रेविटी वैल्यू का जो डिफरेंस है बच्चे, वो कई बार किस वजह से होता है? मास ऑफ मटेरियल की वजह से। तो एक सिंस जो मटेरियल है हमारा, उसका जो मास है बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अर्थ के अंदर आप देखोगे ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म तरीके से चीजें फैली हुई हैं। अर्थ के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर जो चीजें हैं बेटा, बहुत ही मतलब अनइवन तरीके से, बहुत ही आप कह सकते हैं इरेगुलर तरीके से स्प्रेड है ना। हर एक चीज का मास अलग अलग है। तो एज ए रिजल्ट वो आप देखोगे तो एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालता है ग्रेविटी वैल्यूज के ऊपर, और इस वजह से आपकी जो ग्रेविटी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे काफी डिफर करती हैं। तो जब आप रीडिंग लेते हो ग्रेविटी के वैल्यूज पे एट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो आप देखोगे तो कई सारे और फैक्टर्स द्वारा भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो आपकी रीडिंग्स होती है ना, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कई बार डिफर कर जाती है, और ऐसे डिफरेंस को हम लोग कई बार ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रेविटी एनोमली। तो हमने क्या देखा, जब आप अलग अलग पार्ट्स पे, है ना, ग्रेविटी का जब रीडिंग लेते हो अलग अलग प्लेसेस पे, तो उस पर कई सारे फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ता है।
और इसी वजह से इन रीडिंग्स को जो एक्सपेक्टेशन आपने लगाई है, कई बार उससे इसकी वैल्यू यहाँ पे कंपैरेटिवली कम आ जाती, ज्यादा आ जाती, मतलब डिफरेंट आ जाती है। मान लीजिए आपने एक एक्स एक्सपेक्टेशन लगा रखा कि इतना वैल्यू आएगा, बट आ गया लगभग वाई। तो ये जो बिहेवियर है इसको हम कहते हैं दैट इज एनॉमली। कौन सा एनॉमली बेटा? यहाँ पे ग्रेविटी एनॉमली, यानी ग्रेविटी का जो कैरेक्टर है, बिहेवियर मतलब आपको वैल्यू है, वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट मार रहा है। ठीक है, चलिए अब ग्रेविटी एनॉमलीज क्या करती हैं, आपको इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में? अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है, कि जो किसी प्रकार का जो मास ऑफ मटेरियल है हमारे अर्थ की क्रस्ट में, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हम किससे पता लगा सकते हैं? हमारी ग्रेविटी एनॉमलीज से, जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेविटी आपको मिलता है एट द डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे तो हम लोग मैग्नेटिक सर्वे भी करते हैं। अब ये भी हम कई बार जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया देता है। इससे हमें क्या पता लगता है यार कि हमारे किस तरीके से क्रस्ट के अंदर एटलीस्ट जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर फैले हुए हैं। अब सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो आपके अर्थ को एक रिलेटेड फिनोमेना होता है ना, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स की तरह काम करता है अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। चलिए, तो ये तो कुछ बातें हो गई हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस की कि हमें किस तरीके से यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो हमने अभी तक क्या स्टडी किया? अभी तक हमने स्टडी किया भाई कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, है ना। इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात की हमने, डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बात की। अब आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हमारे डायरेक्टली अर्थक्वेक के बारे में। तो इन सोर्सेज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक और हमारा वोल्केनो। ठीक है, बिकॉज हमने क्या पढ़ा अभी कि अर्थक्वेक के अंदर जो सिस्मिक वेव्स आती है, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? वेव आप समझ जाइए, वेव मतलब एक तरीके का तगड़ा सा फोर्स जो स्प्रेड हो रहा है बहुत बड़े से एरिया के अंदर, है ना। तो आप जैसे पानी में, आप कभी पानी में ऐसा पानी भरा हुआ टंकी लीजिए या पानी का भरा हुआ टब लीजिए, राइट, उसको साइड से टक से मार के देखो तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे वेव्स ऐसे गोले गोले से क्रिएट होते दिखाई देंगे। तो ऐसी बहुत सारी वेव्स जो है ना हमारे अर्थ के अंदर भी ट्रैवल करती हैं, और कभी कभी क्या होता है इतनी ज्यादा फोर्स के साथ ट्रैवल करती हैं कि आप देखोगे कि हमारे अर्थ का ऊपर का इलाका पूरा हिल जाता है, राइट। और इसको हम कहते हैं कि अर्थक्वेक्स आ गए। अब सीवियर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं। तो आइए एनालाइज करते हैं इन पूरी वेव्स को, इस पूरे अर्थ सिस्टम को। सो जो स्टडी है बेटा ऐसी सिस्मिक वेव्स का, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? कंप्लीट पिक्चर देता है कि भैया हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वो लेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, अर्थक्वेक को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो क्या है बेटा? शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का बहुत तेजी से हिलना। नेचुरल इवेंट है, हम लोग यहाँ पे कॉज नहीं कर रहे जनरली इसे। ठीक है, ये कॉज क्यों होता है? बिकॉज बड़े अमाउंट में जो है आपकी एनर्जी रिलीज होती है। जब आपकी ये वेव्स अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है ना, तो एक बड़े अमाउंट में क्या करती है? एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपका अर्थक्वेक आता है, राइट। चलिए आइए समझेंगे इसको। अब सवाल ये उठता है कि आपका ये अर्थ शेक क्यों करता है? ऐसा क्या होता है अर्थ के अंदर कि आपके अर्थ को एक अकर करते हैं? देखिए बहुत आसान है इसको समझना। जो एनर्जी का रिलीज है बेटा वो किसी फॉल्ट लाइन के अलोंग होता है। अब फॉल्ट क्या होते हैं समझिएगा। हमने, अगर आपने कभी प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा हो या टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी हो, तो टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है ना माय डियर, अब इस क्रस्ट के अंदर आपको कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेंगी। टेक्टोनिक प्लेट्स को आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं फ्लोट कर रहे हैं, राइट। अब इनका एक सर्टेन मूवमेंट है। अब जो अर्थ के अंदर आप देखोगे जो हमारी इंटरनल फोर्सेज होती हैं, उनकी वजह से ये प्लेट्स क्या करती हैं बेटा? मूव करती रहती हैं। क्या करती हैं बच्चों? ये मूव करती हैं, राइट। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इनके मूवमेंट्स को हम तीन तरीके से स्टडी करते हैं। पहला मूवमेंट होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट, यानी जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। एक मूवमेंट होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग जाती हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करती हैं। और एक मूवमेंट होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जब ये प्लेट्स क्या करती हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती हैं, राइट। और कभी कभी ऐसा माना जाता है कि जब ये बहुत तेजी से एक दूसरे से अपार्ट चली जाए तो बीच में गैप आ जाता है, या बहुत तेजी से स्लाइड कर जाए एक दूसरे से तो भी एक गैप जैसा, क्रैक जैसा क्रिएट हो जाता है। और इसी से अगर आप देखोगे तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो हमने क्या देखा कि फॉल्ट क्या? एक शार्प ब्रेक है, किसमें? इन क्रिस्टल रॉक्स के अंदर, इन प्लेट्स के बीच में। तो जो रॉक्स होते हैं बेटा किसी भी फॉल्ट के अगेंस्ट वो ट्राई करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का। देखो मैंने आपको बताया ना कि कई सारे मूवमेंट्स होते हैं इस टेक्टोनिक प्लेट्स के। कभी कभी जब ये एक दूसरे के पास आती हैं और टकराती हैं तो आप देखोगे माउंटेन्स वगैरह फॉर्म होते हैं। गैप्स कब आते हैं? वोल्केनोस वगैरह आप देखो कब फटते हैं? जब ऐसी प्लेट्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो डाइवर्जेंट है, एक दूसरे से अलग जा रही है, या ट्रांसफॉर्म है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे केसेस में कि बहुत तेजी से बहुत ज्यादा एनर्जी या बहुत ज्यादा प्रेशर लगने के चलते क्या होता है दोस्तों, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ऐसे केसेस में एक गैप क्रिएट हो जाता है, उस गैप को आप फॉल्ट कह सकते हैं, उसको ब्रेक कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? जो ओवरलाइंग रॉक है आपकी, है ना, जो ऊपर की तरफ पत्थर है, वो क्या करेगा? प्रेस करेगा, दबाएगा आपस में। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इनको एकदम से लॉक कर देंगे ऐसे, है ना।
हाउएवर ये जो इनकी टेंडेंसी है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की, एक दूसरे से अलग मूव करने की, वो एक टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम तो करेगा ही। अब क्या हो रहा है कि इंटरनल फोर्सेस के चलते कभी जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे को ऐसे दबा रही है ना, या ऐसे दबा रही है, राइट। बट प्रॉब्लम है कि रॉक का एक मूवमेंट है अपना, उन टेक्टोनिक प्लेट्स का एक मूवमेंट है, या तो एक दूसरे से अलग जाती हैं या तो फिर ऐसे ट्रांसफॉर्म करती हैं, स्लाइड करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना। अब यही जो टेंडेंसी है इनकी, वो क्या करेगी, इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करेगी। और जब ये होगा तो क्या होगा बच्चों, यहां पे जो आपके ब्लॉक्स है, पत्थर है, इनका शेप थोड़ा सा बदल जाएगा और इवेंचुअली क्या होंगे बच्चे, ये स्लाइड पास कर जाएंगे ईच अदर, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया। ठीक है, क्या होगा, ये एक दूसरे से स्लाइड पास कर जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, राइट, ऐसे निकल जाएंगे। और जहां ये निकले तो एक तगड़े अमाउंट का एनर्जी यहां पे रिलीज होगा और यही एनर्जी आप देखोगे सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको हम कहते हैं कई बार शॉक वेव्स। तो ये वेव्स के फॉर्म में से ट्रैवल करेगा और आप देखेंगे बच्चे तो अर्थक्वेक कॉज करने का एक बहुत बड़ा कारण भी रहता है, राइट। ठीक है, आगे बात करते हैं ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा यहां से हमारी बात को, कि देखिए जो पॉइंट जहां पे एनर्जी रिलीज हुआ है इसको हम कहते हैं फोकस। तो मान लीजिए यहां से अगर एनर्जी रिलीज होके सारे डायरेक्शन में आपका फैल रहा है तो बेटा ये पॉइंट आपका कहलाता है फोकस। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा फोकस, या इसको आप केंद्र कहते हैं हिंदी में, कि भैया अर्थक्वेक का केंद्र है, फोकस है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ऑल्टरनेटिवली इसे कई बार हाइपोसेंटर का नाम भी दिया जाता है। क्या बोला जाता है इसे, कई बार हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। अब अगर आप देखेंगे जो एनर्जी वेव्स आपके अलग अलग डायरेक्शंस में चल रही हैं वो क्या करती हैं, फाइनली सरफेस तक पहुंचती हैं, है ना। और जो पॉइंट सरफेस पे सबसे पास में होता है फोकस के, वो कहलाता है दोस्तों एपीसेंटर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल फोकस से वेव्स निकली आपकी और ट्रैवल करते करते यहां पे कहीं सरफेस पे पहुंच गई, तो ये बन जाएगा आपका एपीसेंटर ऑन द सरफेस। और यहां पे आप देखोगे सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिलेगा आपके कहां पे, हमारे अर्थक्वेक का, राइट। सो इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स एंड इट इज अ पॉइंट जो कि डायरेक्टली अबव द फोकस है। तो ऐसा मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा फोकस है तो कहीं ना कहीं जो एपीसेंटर होगा वो लगभग क्या होगा। तो जो अर्थ, जो आपकी वेव्स यहां से निकली हैं सरफेस पे जिस पॉइंट पे सबसे पहले पहुंच रही हैं, ये बेटा मेरा कहलाता है एपीसेंटर। क्या कहलाता है दोस्तों, ये एपीसेंटर। ठीक है, तो ये सबसे पहला होगा जहां पे अर्थक्वेक आपको एक्सपीरियंस होने को मिलेगा। ठीक है, डन। तो अब अगर आप देखोगे तो एपिसेंटर से फिर क्या होती है, वेव्स और आगे ट्रैवल करती हैं तो दूर दूर तक। अगर बहुत तगड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, बहुत तगड़े मेजरमेंट का अर्थक्वेक आया है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि काफी दूर दूर तक जो है चीजें यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल अर्थक्वेक अगर आपको याद हो तो नेपाल का अर्थक्वेक का इंपैक्ट आपको पूरे उत्तर भारत पे देखने को मिला था, राइट, बिकॉज हम बहुत क्लोज है नेपाल से कहीं ना कहीं, राइट। नॉर्दर्न पार्ट्स की अगर हम बात करें तो वो आपको पूरे उत्तर भारत, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। चलिए अब कहानी आगे लेके चलते हैं। अच्छा, जितने भी नेचुरल प्ले आपके अर्थक्वेक्स होते हैं सारे लिथोस्फीयर में ही टेक प्लेस करते हैं। लिथोस्फीयर से मेरा मतलब ये है द पोर्शन अप टू द डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ से जो 200 किलोमीटर तक की गहराई का इलाका है उसको हम यहाँ पे लिथोस्फीयर करके रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स आप देखोगे आपको यही अकर होते दिखेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम कहते हैं सीज्मोग्राफ। ठीक है, तो सीज्मोग्राफ का काम क्या होता है, वेव्स को रिकॉर्ड करना है। ऐसे ऐसे चलता है, वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कि हमारे सरफेस के ऊपर किस टाइप की वेव्स यहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं। अब अर्थक्वेक वेव्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हमारी बॉडी वेव्स कहलाती हैं और दूसरी कहलाती हैं सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स क्या होती हैं, बॉडी वेव्स जनरली आप देखोगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है फोकस पे उसकी वजह से यहां पे बनती है एंड सारे डायरेक्शंस के अंदर यहां पे मूव करती हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ। तो इस वजह से इनका नाम पड़ गया बॉडी वेव्स। तो अभी क्या हुआ, फोकस पॉइंट पे, फोकस वाले पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हुई और यहां से वेव्स जो थी आपके, वेव्स के फॉर्म में एनर्जी सब जगह ट्रैवल करने लगी। तो ये थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब ये ट्रैवल करती है वेव के फॉर्म में एनर्जी, तो इसे हम कहते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग दोस्तों, बॉडी वेव्स। अब ये बॉडी वेव्स क्या होंगी दोस्तों, ये कहां पहुंचेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ तक पहुंचेंगे, यानी ऊपरी वाले हिस्से में पहुंचेंगी। ठीक है, देखो वेव्स ऐसे ट्रैवल करती हैं इस तरीके से। सीज्मोग्राफ क्या करता है, जब अर्थक्वेक आता है ना तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में आप देखोगे ट्रेमर्स आते हैं, हिलते हैं, तो इसका ऐसा पॉइंट हिलता है और पॉइंट हिलते हिलते ना ऐसा ग्राफ जैसा क्रिएट कर देता है, राइट। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, दिस इज हाउ द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड, राइट। चलो अब अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, जो बॉडी वेव्स हैं आपकी, है ना, जो नीचे से निकली हैं, नीचे से चली हुई हैं अपनी, वो कहां पहुंचेंगी, वो पहुंचेंगी सरफेस रॉक्स तक। और यहां पे जो है एक नया सेट ऑफ वेव्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बेटा हमारे सरफेस वेव्स, यानी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पे फैल रही हैं ऊपर के साइड पे। ठीक है, तो जो फोकस से स्टार्ट हुई वो पूरा अर्थ के बॉडी पे इंटीरियर में फैलती हुई निकली, तो उनको हम कहते हैं बॉडी वेव्स। अब वो जब सरफेस तक आई तो वहां पे रॉक से टकराई, सरफेस रॉक से, और एक नया सेट ऑफ वेव्स यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसे आप कहते हो सरफेस वेव्स। अब ये वेव्स जो आपकी होती है ना बेटा, सरफेस के अलॉन्ग मूव करती हैं। जो वेलोसिटी होता है इसका बदलता रहता है, जैसे अलग अलग डेंसिटी की मटेरियल से पास करेंगी, इनका वेलोसिटी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बदलता रहेगा। जितना
ज्यादा डेंस मटेरियल है, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा मटेरियल का, इनका वेलोसिटी उतना हाई हो जाएगा। इनफैक्ट इनका जो डायरेक्शन होता है दोस्तों वो भी यहां पे चेंज करता है, क्योंकि जब अलग अलग डेंसिटी की मीडियम्स में ट्रैवल करेंगी तो रिफ्लेक्ट हो सकती है और रिफ्रैक्ट हो सकती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों यहां पे कि अगर मैं एक ऐसा ग्लास स्लैब यहां पे बना लूं और यहां पे एक लाइट रे मारूं, तो आपने पढ़ा होगा ना कि लाइट रे में जब ये ग्लास स्लैब से पास करती है तो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होता है ना। ये वाला डायग्राम आपको याद होगा फिजिक्स का, अगर आपने क्लास 10 में फिजिक्स पढ़ी है। ऑब्वियसली बात है यार, 10 तक तो बच्चा फिजिक्स पढ़ के आ ही रहा होता सीबीएसई में। तो आपको ये ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट याद है कि आपने एक लाइट रे मारी और ग्लास यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है, तो जब ये इससे पास की तो आप देखेंगे बेंड हो गई। तो बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, है ना। और वही हमने देखा था कि भैया एक रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सिंपल सी बात है, एक लाइट रे आई और यहां से रिफ्लेक्ट करके जो है ऐसे चली गई। तो हमने दोनों एग्जांपल्स पढ़े हैं, हमने क्या पढ़े हैं, दोनों ही एग्जांपल्स पढ़े। एक प्लेन सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है, और एक डेंसिटी के हिसाब से जो आपका मतलब मटेरियल है उससे जब किसी चीज को आप पास करते हो, आपने देखा होगा वो चीज बेंड होती है। कोई भी वेव अगर जा रही है, कोई भी रे अगर जा रही है, तो थोड़ा सा वो बेंडिंग दिखाती है, प्रॉपर्टी शो करती है, जिसे आप रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी भी कहते हो, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका जो डायरेक्शन होता है इन वेव्स का, वो भी काफी चेंज होता है अगर ये अलग अलग डेंसिटी वाले मीडियम से पास करती हैं, ठीक है। तो कई बार ये रिफ्लेक्ट भी करती हैं और कई बार आप देखोगे तो रिफ्रैक्ट भी करती हैं, राइट। चलिए, तो ये इनका बहुत बड़ा खासियत है। अब अगर आप देखें, दो तरीके का बॉडी वेव्स है, पहला होता है पी वेव और दूसरा होता है एस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव कितना टाइप का बच्चों, यहाँ पे पी वेव और एस वेव। अब अगर हम बात करें बच्चों पी वेव्स की, तो पी वेव आपकी कंपैरेटिवली फास्टर मूव करती हैं और सबसे पहले आपके सरफेस पे पहुंचती हैं। तो पी से हो गया प्राइमरी, इसलिए इनको कहते हैं ना प्राइमरी वेव, बिकॉज ये क्या हो रहा है, सबसे फास्टर मूव कर रही है और सबसे पहले यहाँ पे सरफेस तक पहुंच पा रही है। जो पी वेव्स होती है ना, समझ लो आप सिमिलर टू साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स देखा आपने, आप लोग ग्राफ बनाते होगे ना ऐसे साउंड वेव का, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं क्रेस्ट एंड ट्रॉ वाला, तो आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रैवल करती है हमारी पी वेव्स। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया होगा, देखो कुछ इस टाइप से ट्रैवल कर रही है अपनी पी वेव्स, राइट। तो पी वेव्स हमारी प्राइमरी वेव्स जो सबसे पहले हमारे सरफेस को रीच करती हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या होता है बच्चे, ये गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों मटेरियल्स या मीडियम्स के थ्रू पास कर सकती हैं। हाउएवर एस वेव्स की अगर हम बात करें तो एस वेव्स जो है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लैग के साथ, मतलब कुछ समय की डिले के साथ जो है सरफेस पे पहुंचती हैं। इस वजह से इन्हें कहा जाता है द सेकेंडरी वेव्स। सो पी से आप याद कर लीजिए प्राइमरी वेव्स, क्योंकि सबसे पहले ये सरफेस तक रीच कर पा रही हैं, सभी मीडियम से ट्रैवल कर लेती हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड से। और अगर आप देखेंगे अपने एस वेव्स की अगर हम बात करें तो एस वेव्स हमारी सेकेंडरी है, सेकंड नंबर पे आ रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम डिले के बाद जो है सरफेस पे पहुंचती हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एस वेव के बाद बच्चों की, ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपके सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल कर पाती हैं, एंड यही जो कैरेक्टरिस्टिक है एस वेव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सॉलिड मटेरियल से ट्रैवल करती हैं, वही जो प्राइमरी वेव्स होती हैं हमारी, वो तीनों टाइप के मटेरियल से ट्रैवल कर पाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, राइट। चलो, तो इससे क्या हुआ है, साइंटिस्ट को बेटा यहां पे मदद मिली है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने में। अब रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, जो वेव्स होंगे आपकी रिबाउंड करेंगे। रिबाउंड करने का मतलब होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है कि ऐसा वेव आके हिट किया। अब अगर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा तो क्या होगा, हिट करने के बाद ये ऐसे वापस पीछे भी जाएगा, है ना। तो अगर आप देखोगे यहां पे क्या होता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है किसी भी मीडियम में, तो ये वेव्स क्या करती हैं, ऐसे टकरा के वापस आती है, रिबाउंड करती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए रिफ्रैक्शन होता है कहीं पे, तो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती है। मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है और ये वेव ऐसे आ रही है और ये रिफ्रैक्ट करके, तो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है ना। तो रिफ्रैक्शन की बात क्या हो गई, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगी, और अगर रिफ्लेक्ट हो रही है किसी मीडियम से तो वापस ऐसे रिबाउंड मार जाएंगी, ठीक है, टकरा के ऐसे वापस होना, राइट। चलिए, अब अगर आप देखोगे यहां पे तो जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स है, इसके अंदर जो वेरिएशन है बेटा, इसको हम किसकी मदद से समझते हैं, इसको हम समझते हैं सीस्मोग्राफ की मदद से। तो सीस्मोग्राफ क्या है बेटा, वो आप कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपके वेव्स के पैटर्न्स को यहां पे रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अब सरवेव्स वेव्स अगर आप देखोगे तो सीस्मोग्राफ पे सबसे लास्ट में रिपोर्ट होती है। मैंने आपको बताया ना, जो हमारी एस वेव्स है यहाँ पे, है ना। तो सरफेस वेव्स हमारे अगर हम देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी डायग्राम देखा था, तो आप देखो तीन टाइप की वेव्स आपको दिखाई दे रही है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव जो थोड़े टाइम डिले के साथ आती है, और सरफेस वेव्स जो सबसे लास्ट आपको दिखाई देगी आपके सीस्मोग्राफ के ऊपर, बिकॉज ये सबसे लास्ट आपको पहुंचती हुई दिखती है, ठीक है। चलिए, अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों, ठीक है। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरफेस वेव्स आपकी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। डिस्ट्रक्टिव इसलिए होती हैं दोस्तों क्योंकि ये क्या करती हैं, पत्थरों को अपनी जगह से हटा देती है ना। इस वजह से क्या होता है, कई बार जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके कोलैप्स हो जाते हैं। तो अर्थ के नीचे अगर मान लीजिए आप एक घर आपका खड़ा हुआ है और अर्थक्वेक आया, तो आपने देखा होगा ना, कई बार घर के घर ढह जाते हैं। तो ये क्या करती है, जो अंडरलाइंग रॉक्स है, अंडरलाइंग जो आपके पत्थर, जो बेस फाउंडेशन फॉर्म कर रहे हैं घर का, उसी को उखाड़ देती है। अब वही अगर उखड़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, घर तो धड़धड़ा के गिर जाएगा आपका। सो दैट इज वाई जो सरफेस वेव्स हैं, दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव वंस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यार ये आपके जो वेव्स है हमारे अर्थक्वेक के बेसिकली प्रोपोगेट कैसे होते हैं, मतलब मूव कैसे करते हैं, हाउ डू दे मूव, राइट। नंबर 1, अब अलग अलग टाइप के जो अर्थक्वेक वेव्स है ना बेटा, ये अलग अलग मैनर्स में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मूव करते हैं तो मूवमेंट को हम कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग? प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। किसको बोलते हैं? द मूवमेंट ऑफ द वेव को। ठीक है, अब जैसे ही आपके वेव्स मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं? वाइब्रेशन कॉज करते हैं। ठीक है, जिस भी पत्थर से, मान लीजिए ये एक पत्थर है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो ये फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, ठीक। अब कोई भी वेव यहां से पास कर रही है, कोई भी अर्थक्वेक वेव यहां से पास कर रही है, तो ये क्या करेगी? इस पत्थर को पूरा स्ट्रांगली वाइब्रेट कर देगी, ऐसे इसे हिला देगी। ठीक है, ऐसे हिला रही, वाइब्रेट कर रही। ठीक है, तो जिस पत्थर से पास करेगी उसको क्या करेगी बच्चों? यहां पे वाइब्रेट करने लगेगी। और जो पी वेव्स होती है हमारे ना, वो डायरेक्शन ऑफ द वेव के पैरेलल वाइब्रेट करती है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपके फॉर एग्जांपल अगर हमारी पी वेव चल रही है तो जो वेव का डायरेक्शन है उसके पैरेलल आप देखोगे वाइब्रेशन आपको दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका मटेरियल होता है ना अंदर, उस पर एक तगड़ा प्रेशर इन लाइक पड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, है ना। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन में देखोगे उसके पैरेलल ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करती है, एंड एज अ रिजल्ट जो मटेरियल है उस पर तगड़ा प्रेशर यहां पे पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? एक डेंसिटी डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो जाएगा मटेरियल के अंदर, जिससे क्या होगा? या तो स्ट्रेच होगा वो, या तो ऐसा सिकुड़ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, राइट। सो बाकी जो 3 वेव्स हैं आपकी, वो अगर आप देखोगे तो जनरली परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं। तो अगर जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में ट्रैवल करती हैं। हमारी जो पी वेव्स होती हैं बच्चे, वो कैसे ट्रैवल करती हैं? पैरेलल, और बाकी वेव्स आपकी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखोगे जो हमारे एस वेव्स का वाइब्रेशन पैटर्न है वो कैसा है, मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर है, बिकॉज बाकी सारी परपेंडिकुलर ही ट्रैवल करती है। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए एक वर्टिकल प्लेन है तो इसके ना परपेंडिकुलर ट्रैवल करेंगे, मतलब इसके ऐसे 90 डिग्री में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका पैटर्न क्रिएट होगा। किसका? हमारे एस वेव्स का। सिर्फ हमारी जो पी वेव्स होती हैं वो पैरेलल ट्रैवल करती हैं, बाकी सारी परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं अपने वेव डायरेक्शन के। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रही है? ट्रव एंड क्रेस्ट क्रिएट करेंगी। ये ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करेंगी, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, किसके अंदर? मटेरियल के अंदर। तो जिस मटेरियल से पास करेंगी कुछ ऐसा वहां पे बच्चे आप देख सकते हो इमेज क्रिएट होगा, या फिर कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट होगा, राइट। तो एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो सरफेस वेव्स को क्या माना जाता है? दैट इज व्हाई द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। ठीक है, चलिए डन। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे आप बच्चों, तो लेट्स टॉक अबाउट इमर्जेंस ऑफ अ शैडो जोन। अब शैडो क्या होता है? शैडो वो होती है बेटा जहां पे मतलब एक डार्क एरिया, आप ऐसा समझ लो, ठीक है, जहां पे कुछ मिसिंग है, राइट। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अर्थ वेव्स क्या होती है ना, सेस्मोग्राफ्स के अंदर जनरली कहाँ बच्चे रिकॉर्ड होती हैं? जो कि फार ऑफ लोकेशंस पे सिचुएटेड होते हैं। सिस्मोग्राफ डायरेक्टली आपके जहां अर्थक्वेक आया वहां नहीं होता, उससे थोड़ा दूर पे होता है, राइट। सो हाउएवर एक स्पेसिफिक एरियाज कुछ ऐसे जरूर होते हैं जहां पे वेव्स रिपोर्ट नहीं हो पाती, और ऐसे एरियाज को हम कहते हैं दोस्तों शैडो जोन। तो क्या हो रहा है? सेस्मोग्राफ्स क्या है? थोड़े से फार ऑफ लोकेशंस पे हैं। तो अगर आप देखोगे जहां पे रिपोर्ट हो रही है सारी वेव्स, हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं ग्राफ पे जहां तक ये वेव्स रिपोर्ट नहीं होती, एंड दैट इज कॉल्ड एज द शैडो जोन। ठीक है, तो अलग अलग इवेंट्स की जब आप स्टडी करते हो ना हर एक अर्थ के लिए, तो आप देखोगे हर एक अर्थ के अलग अलग इवेंट जो हुआ है वहां पे, उसके हिसाब से ना उसका हर एक का अपना एक शैडो जोन होता है, राइट। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो सिज्मोग्राफ्स हैं बेटा किसी भी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल 105 डिग्री डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द एपिसेंटर, वो जो है पी एंड एस वेव्स दोनों का अराइवल यहाँ पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारा एपिसेंटर है और इससे लगभग 105 डिग्री के डिस्टेंस पे जो है हमारे सिज्मोग्राफ सिचुएटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप देखोगे कि दोनों पी एंड एस वेव्स का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जो सिज्मोग्राफ्स यहाँ पे 145 डिग्री से बियॉन्ड आपके सिचुएटेड है एपिसेंटर से, वो यहाँ पे क्या करते हैं? पी वेव्स तो रिकॉर्ड कर पाते हैं लेकिन एस वेव्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो हमने क्या देखा? लेट्स से हमारे पास दो सिज्मोग्राफ है, एक 105 डिग्री के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है एपिसेंटर से, और एक जो है बेटा वो करीब 145 डिग्री के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम द एपिसेंटर। तो ये वाला क्या करेगा? पी और एस दोनों ही को रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन ये वाले के साथ दिक्कत ये है कि ये आपका फॉर एग्जांपल पी तो रिकॉर्ड कर लेगा लेकिन एस वेव्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो एक क्या क्रिएट हो गया? एक 105 और 145 डिग्री के बीच में एक जोन क्रिएट हो गया, ठीक है, जहां पे सारी वेव्स नहीं पहुंच पा रही हैं। तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा बेटा आपका दैट इज द शैडो जोन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मान लीजिए दो सिज्मोग्राफ हैं, ये हमारा एपिसेंटर है और एपिसेंटर से 105 डिग्री डिस्टेंस पे एक है, तो वहां पे दोनों ही अगर आप देखोगे तो आपको मिल जा रही है वेव्स, और एक 145 डिग्री पे है, तो अगर इनफैक्ट अगर आप देखोगे
तो 145 डिग्री पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपकी प्राइमरी तो पहुंच रही है लेकिन आपकी सेकेंडरी वेव्स नहीं पहुंच पा रही। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गैप आ जा रहा है, एक छोटा सा खालीपन सा आ जा रहा है, राइट, कि आपके जो पूरी वेव्स है यहाँ पे पहुंच नहीं पा रही। तो ये 105 से लेके 145 के बीच का जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया, ये बन जाता है आपका शैडो जोन। क्या बन जाता है दोस्तों, आपका शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप ऑफ वेव्स। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? चलिए, तो देखो आप इस तरीके से आपके ग्राफ में भी दिखाया, आपके फॉर एग्जांपल फोटोज में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि देखिए किस तरीके से बच्चे बना हुआ है कि यार 105 डिग्री तक तो आप देख पा रहे हो कि हर तरीके का वेव आपको रिसीव हो रहा है, बट जब हम 145 डिग्रीज पे आते हैं यहाँ पे, तब अपने कुछ वेव्स आते हैं और कुछ वेव्स यहाँ पे रिसीव नहीं होते। ठीक है, तो हर एक वेव का अपना एक शैडो जोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो पी वेव शैडो जोन एंड एस वेव शैडो जोन। ठीक है, चलिए, तो शैडो जोन इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर जो गैप अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जो एंटायर जोन है 105 के बियॉन्ड, उसको एस वेव्स यहाँ पे नहीं मिल रही है ना, तो शैडो जोन जो एस वेव का है वो कंपैरेटिवली पी वेव के मुकाबले काफी बड़ा है। एंड शैडो जोन जो पी वेव्स का बेटा, वो एक तरीके से एक बैंड जैसे अराउंड करता है, मतलब अर्थ के आसपास एक ऐसा बैंड जैसे फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करने को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, बिटवीन दीज एरियाज। अब जो शैडो जोन हमारा एस वेव्स का है, पहली बात तो एक लार्जर एन एक्सटेंट है, बट साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हमारे 40% सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके से अपने अपने वेव्स के क्या है बच्चे, अपने अपने शैडो जोन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो शैडो जोन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में समझाओ तो बेसिकली वो एरिया जहां पे आपकी कोई पर्टिकुलर वेव यहाँ पे रीच आउट नहीं कर पाई। ठीक है, तो वो उस वेव का पर्टिकुलर शैडो जोन क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए, नाउ अब अगर मैं आपसे बच्चों बताऊं कि यार कितने तरीके के अर्थक्वेक्स यहाँ पे होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स एग्जिस्ट, राइट। सो नंबर 1 बात करते हैं, जो सबसे कॉमन है वो है बेटा आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी से होने वाले अर्थक्वेक्स। ठीक है, सो ये क्यों होते हैं, बिकॉज जो हमारे रॉक्स होते हैं कई बार वो स्लाइड कर जाते हैं। तो मान लीजिए फॉल्ट लाइन है यहाँ पे, फॉल्ट लाइन मतलब एक गैप सा है, सरफेस सा है, और यहाँ पे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो अगर ये एक दूसरे के अगेंस्ट ज्यादा स्लाइड हो गए तो क्या होगा, बहुत तगड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, दैट कैन लीड टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, चलिए, अब एक स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है जिसको हम कई बार क्या बोलते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं बेटा वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो वोल्केनिक अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, तो ये जो है ना सिर्फ ऐसे इलाकों में आपको पाए जाएंगे जहां पे एक्टिव वोल्केनो यानी जो वोल्केनो फटता है। ठीक है, ऐसे एरियाज में क्या होगा, अच्छा, इस खासकर जो माइनिंग एक्टिविटी जहां पे कई बार बहुत ज्यादा होती है, तो कभी कभी क्या होता है, जो अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, जमीन के अंदर जो आपकी माइंस होती हैं वो टूट जाती, कोलैप्स कर जाती है, राइट। ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़े बहुत ट्रेमर्स आ जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक्स। फिर कई बार क्या होता है, जो आपका ग्राउंड शेकिंग होता है वो कई बार एक्सप्लोजन की वजह से भी हो सकता है। मान लीजिए कोई केमिकल या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, अभी कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो ईरान में एक्सप्लोजन हुआ था, जिसको ऐसा बोला गया, स्पेक्युलेट किया गया कि शायद ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर चुका है, उसकी टेस्टिंग कर रहा है। तो कई बार ऐसे न्यूक्लियर या केमिकल एक्सप्लोजन के चलते भी छोटा बहुत आप कह सकते हैं ट्रेमर आपको फील हो सकता है। तो ऐसे ट्रेमर्स को हम कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, ऐसे अर्थक्वेक्स जो तब अकर करते हैं जब एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वॉयर्स है ना, जिससे मतलब यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार अर्थक्वेक ट्रेमर्स आते हैं। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा सा डैम क्रिएट कर दिया, अब डैम के साथ साथ आपने बहुत बड़ा सा लेक एरिया भी क्रिएट कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नीचे टेक्टोनिक मूवमेंट आपका इफेक्ट हुआ, राइट। अब ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि रिजर्वॉयर के बनने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक इंड्यूस हो रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे अर्थक्वेक्स हम कह सकते हैं द रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो ये अपने मल्टीपल टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स, मोस्ट कॉमन जो है हमारे वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। चलिए आगे बात करते हैं। अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, आप नापते कैसे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अर्थक्वेक इवेंट्स को हम लोग जो है रिक्टर स्केल के हिसाब से नापते हैं। तो रिक्टर स्केल पे क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर होता है जो इंटेंसिटी को यहाँ पे मेजर करता है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो मैग्नीट्यूड स्केल को हम क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल। और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बच्चे, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब इस मैग्नीट्यूड को हम लोग ना एब्सोल्यूट नंबर्स में निकालते हैं, यानी 0 से 10 तक हमारे स्केल पे नंबर्स है। और जो इंटेंसिटी होती है बच्चे, जो स्केल है हमारा, अगर आप देखोगे तो उसको किसके नाम किया गया है, आफ्टर एन इटालियन सिज्मोलॉजिस्ट, इसका नाम था मर्कली। इसको मर्कली स्केल भी कह सकते हैं, कई बार रिक्टर स्केल कहते हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर 0 से 10 के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो इंटेंसिटी स्केल आपका बनाया गया है 0 से 10 वाला, इसे क्या किया गया, एक बहुत बेहतरीन इटालियन सिज्मोलॉजिस्ट थे जिसको स्टडी करते थे पूरा अर्थक्वेक्स के बारे में, मर्केली, उनके बाद इसको नेम किया गया है, राइट। सो इंटेंसिटी स्केल क्या करता है बच्चों, जो विजिबल डैमेज यहाँ पे हो सकता है अर्थक्वेक्स के द्वारा, उसको यहाँ पे काउंट करता है। अगर आप देखोगे तो इसका इंटेंसिटी लगभग 1 से लेकर 12 तक रहता है। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर 10 तक एक मैग्नीट्यूड, एक नंबर निकाल लेते हैं अर्थक्वेक का, फिर उस अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कितना था उसको हम इंटेंसिटी स्केल पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें नंबर्स लगभग 1 से 12 तक रहते हैं। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि आपका 5 एंड बियॉन्ड का जो अर्थक्वेक है वो काफी सिवियर होता है, राइट। तो मतलब 5 में भी आपको हिला के रख देगा, बट 5 के ऊपर अगर आप चले गए 6, 6.5, 7, 7.5, तो बहुत ही सिवियर अर्थक्वेक को माना जाता है, राइट। चलिए
अब अर्थक्वेक क्या है बच्चे, एक नेचुरल हजार्ड है, एक नेचुरल क्लैमिटी है, ठीक है। आप इनफैक्ट आप कह सकते हो प्राकृतिक आपदा इसे हम कहते हैं कई बार। अब कई बार इमीडिएट हैजार्डस इफेक्ट्स क्या होते हैं, ग्राउंड बहुत तेज से शेक करता है ना, ग्राउंड मतलब कई बार जो है आप देखोगे मिट्टी आपकी इधर से उधर हो जाती है, कई सारे लैंडफॉर्म्स अगर आप देखोगे इधर से उधर काफी डिस्प्लेस हो जाते हैं ना, लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलती हैं, सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है, ग्राउंड लर्चिंग मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्राउंड मूवमेंट जो आपका जमीन होता है उसके फॉर्म्स में काफी बदलाव आ जाते हैं, राइट। अवलांच आ जाते हैं, अगर पहाड़ी इलाकों में अर्थक्वेक आ रहा है तो आप देखिए बर्फ के पूरे पूरे खतरनाक तूफान से, या फिर ऐसा मान लीजिए, मतलब तूफान तो नहीं कह सकते बट बर्फ के बड़े बड़े पार्टिकल्स आप देखोगे रोल डाउन करते हुए नीचे आते हैं, जैसे लैंडस्लाइड होता है ना, वैसे आप मान लीजिए जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं वहां से बड़ी संख्या में से बर्फ का एकदम बड़ा सा मास जो है उतरता हुआ जो है नीचे बहता हुआ चला आता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज अवलांचेस। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, कई बार आप देखोगे जमीन टूट जाती है, फट जाती है, राइट, सड़कें वड़कें टूट जाती हैं, धस जाती हैं, फ्लड्स आ सकती हैं डैम्स वगैरह के फेलियर से, ठीक है, फायर्स हो सकती हैं, कई सारी स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो सकते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाना है फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट्स ऊपर से गिर सकते हैं, या कई बार द वर्स्ट केस सुनामी भी आ सकता है अर्थक्वेक ट्रेमर्स की वजह से, ठीक है। बट प्रोवाइडेड उसके लिए जो आपका अर्थक्वेक है वो कहीं ना कहीं ओशन के अंदर जो वहां की वाली क्रस्ट है वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेजर इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। चलिए, तो जो पहले 6 इफेक्ट्स हैं ग्राउंड शेकिंग से लेकर के लगभग एवलांचेस तक, ये आप मान सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स को इफेक्ट करते हैं, राइट। बाकी जो बाद वाले अगर आप देखेंगे बच्चे तो ये इमीडिएट कंसर्न होता है हमारे लोगों के लिए जो उस पर्टिकुलर इलाके में रह रहे हैं जहां पे अर्थक्वेक आया है, ठीक है। नाउ एक सुनामी का इफेक्ट तभी होगा जब आपका एपिसेंटर या ट्रेमर है जो एपिसेंटर का वो कहां होने वाला है, ओशनिक वाटर्स के अंदर, ठीक है। एंड जो मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा हाई है, तभी आप देखोगे सुनामी वेव्स यहां पे क्रिएट होती हैं, राइट। चलिए, तो सुनामीज कैसे क्रिएट होती हैं बच्चे, सुनामीज डायरेक्टली अर्थक्वेक से नहीं आती, पर जो अर्थक्वेक के ट्रेमर्स आते हैं उससे सुनामी वेव्स आती हैं, राइट। चलिए, अब अगर आप देखोगे जो एक्चुअल एक्टिविटी होती है ना अर्थक्वेक की वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, लेकिन अगर आप देखोगे इसके जो इफेक्ट्स होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज अर्थक्वेक तो थोड़े टाइम के लिए हुआ, बट जो एनर्जी रिलीज होता रहता है बच्चे वो काफी टाइम के लिए होता है। एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो ग्राउंड होता है हमारा शेक करता रहता है, ट्रेमर्स आते रहते हैं, झटके आते रहते हैं अर्थक्वेक के, और बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख पा रहे हो कि कितना घातक तरीके से यहाँ पे जो है ना अर्थक्वेक ने क्या किया है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज किया है। जैसे कि टाइडल वेव्स आ गई थी आपके, है ना, मरीना बीच इंडिया के अंदर, फिर आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है टाइडल वेव्स के द्वारा थाईलैंड के अंदर। तो इनफैक्ट सुनामी तब आता है जब अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आया कहीं ना कहीं और उसके ट्रेमर्स ट्रैवल कर रहे हैं वेव्स के फॉर्म में, तो वो वहां पे हाई, बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड वाली, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऊंचाई वाली वेव्स को कॉज करता है, और वो वेव्स फिर यहाँ पे पानी से क्या करती हैं, डैमेज करती हैं अपने आसपास के इलाकों को, राइट। तो ये हमारे बच्चे सुनामी से हुआ डिस्ट्रक्शन। तो सुनामी के अंदर आप देखोगे तो एक्चुअली अर्थक्वेक इज नॉट द रीजन, बट जो ट्रेमर्स या जो वेव्स निकल रही हैं उसके बाद वो यहाँ पे एक्चुअल रीजन है बिहाइंड दैट सुनामीज, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी कितना है अर्थक्वेक के ऑकरेंस का, तो देखिए अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजार्ड है, मैंने आपको बताया, और अगर मान लीजिए बहुत हाई मैग्नीट्यूड, बहुत हाई इंटेंसिटी का यहाँ पे ट्रेमर आ जाता है, झटका आ जाता है, तो हेवी डैमेज कॉज कर सकता है। हाउएवर अगर आप देखोगे वर्ल्ड में सारे जगह पे ऐसे झटके नहीं आते बहुत हाई लेवल के, सिर्फ उन एरियाज में ज्यादा आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी फॉल्ट लाइन पे बैठे हैं, मतलब किसी नेचुरल जो फॉल्ट है हमारा अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, अगर उसके ऊपर कोई कंट्री है तो वहां पे, जैसे जापान हो गया फॉर एग्जाम्पल, वहां पे आप देखिएगा अर्थक्वेक्स वगैरह का मतलब चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, राइट, और हैवी लेवल के। सो जो क्वेक्स हैं आपके हाई मैग्नीट्यूड के हैं 8 और इससे ज्यादा, ये बहुत ही रेयर है, जो हो सकता है कि 1 से 2 साल में कहीं एक बार हो जाए। वैसे जो छोटे मोटे टाइप के होते हैं ना बच्चे, वो आपको लगभग दिन भर होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, वो हमको फील भी नहीं होते थे, राइट। चलिए, अब लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की हमारे एक इंपॉर्टेंट सोर्स यानी अर्थक्वेक की, कि कैसे अर्थक्वेक हमारे अर्थ को इंपैक्ट करता है, साथ ही साथ हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अर्थ के स्ट्रक्चर में हमने 3 बातें तो बहुत आसानी से पढ़ी है ना। क्या है वो बातें बच्चों के, हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स है, राइट। हमारे पास क्रस्ट है, ठीक है, हमारे पास क्रस्ट है, हमारे पास मैंटल है, हमारे पास कोर है, राइट। तो क्रस्ट, मैंटल और हमारी कोर। अब इस क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर भी ना काफी डिफरेंशिएशंस हैं, तो एक एक करके सबको अंडरस्टैंड करते हैं, सबको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ सबसे पहले आती है बात क्रस्ट की। तो क्रस्ट क्या है बेटा, सबसे बाहर का सबसे सॉलिड पार्ट है ऑफ द अर्थ, ठीक है। आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है किसका, हमारे अर्थ का, है ना। ब्रिटेल होता है, ब्रिटेल मतलब होता है जिसको बड़ी आसानी से आप टुकड़े टुकड़े तोड़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड इज ब्रिटेल होना, ठीक है। तो नेचर इसका ब्रिटेल है, और थिकनेस की अगर हम बात की जाए तो काफी वेरी करती है। ओशन के अंदर जो क्रस्ट है उसका थिकनेस अलग है, कॉन्टिनेंटल के अंदर अलग है। तो ओशन क्रस्ट अगर अच्छा आप देखोगे तो काफी थिन रहती है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बिकॉज जो हमारे जमीन के ऊपर क्रस्ट है जहां पे आप रह रहे हो वो कंपैरेटिवली काफी थिक है, राइट। और दोनों की थिकनेस में काफी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जो एवरेज थिकनेस है ओशन के क्रस्ट की लगभग 5 किलोमीटर है, और वही अगर हम बात करें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता
है दोस्तों, उसका एवरेज थिकनेस या एवरेज मोटाई जो होती है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बेटा, कई सारे इलाकों में काफी थिक है, राइट, खासकर जो मेजर माउंटेनियस इलाके हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयन बेल्ट हो गया हमारा, तो वहां पे कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट का थिकनेस है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास भी है, ठीक है। किससे बना हुआ है ये क्रस्ट? हेवी रॉक्स मटेरियल से। डेंसिटी अगर हम बात करें तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और इस टाइप के रॉक्स अगर आप देखोगे तो मतलब जो हमारे ओशनिक क्रस्ट होते हैं ना, बसाल्टिक रॉक्स, जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, उसमें आपको काफी देखने को मिलता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे जो एवरेज डेंसिटी है ओशनिक क्रस्ट के अंदर मटेरियल्स की, वो लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इनफैक्ट आप देखोगे तो दोनों ही जगह क्रस्ट एग्जिस्ट करता है, ओशंस में भी और हमारा कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी। कॉन्टिनेंट्स वाला थोड़ा ज्यादा मोटा है कंपेयर टू द ओशन वाले क्रस्ट, ठीक है। हेवी रॉक मटेरियल से क्रस्ट अपना बनता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे की, दैट इज मैंटल। अब देखिए तो पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट, तो क्रस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है बेटा यहाँ पे, वो अपना कहलाता है दैट इज मैंटल। अब मैंटल कहां से एक्सटेंड करता है? मैंटल एक्सटेंड करता है मोहर डिस्कंटिन्यूटी से, ठीक है, अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स। तो मोहर डिस्कंटिन्यूटी एक तरीके से आप ऐसा मान लीजिए कि एक तरीके से इट्स अ बाउंड्री। डिस्कंटिन्यूटीज हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, डिस्कंटिन्यूटीज को हम हिंदी में असंतता कहते हैं, राइट। तो डिस्कंटिन्यूटी बेसिकली एक बाउंड्री होता है जो दो डिफरेंट लेयर्स के बीच का ना डिमार्केशन या बाउंड्री यहाँ पे डिसाइड करता है, राइट। तो अगर आप मोहर डिस्कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो यहां से लेकर के लगभग 2900 किलोमीटर तक के डेप्थ तक आपका मेंटल एग्जिस्ट करता है। जो अपर पोर्शन है मेंटल का, जो ऊपरी भाग है मेंटल का, उसको हम कई बार स्टेनोस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कई बार? स्टेनोस्फेयर। देखिए आपको डायग्राम दिखा रहा होगा दोस्तों, तो ये जो आपका अपर पोर्शन है हमारे मेंटल का, ये कहलाता है कई बार स्टेनोस्फेयर, ठीक है, डन। अब एस्थेनो का शब्द का मतलब होता है काफी ज्यादा कमजोर होना, वीक होना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि 400 किलोमीटर तक आपका एस्थेनोस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ये मेजर सोर्स है आपके मैग्मा का, जो आपका लावा या मैग्मा आपको दिखाई देता है ना, मोल्टेन मटेरियल है ना, जलता हुआ एकदम पिघलता हुआ, उसका मेजर सोर्स अगर आप देखेंगे तो इसी एस्थेनोस्फेयर से आता है, ठीक है। खासकर एक वोल्केनिक इरप्शन में जब लावा ऊपर निकल के आता है दोस्तों, तो ये जो सोर्स होता है लावा का, कहीं ना कहीं इसी एस्थेनोस्फेयर में। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो उसका डेंसिटी क्रस्ट के मुकाबले थोड़ा सा हाई है, दैट इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो जो क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट है मैंटल का, इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। तो देखिए यहां पे दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। नंबर वन, पहला क्या है, जो मैंटल का अपर पोर्शन है, ठीक है, मैंटल का अपर पोर्शन, मान लीजिए मैंटल है अपना, तो मैंटल का जो अपर पोर्शन, अपर ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, ये अपना एस्थेनोस्फेयर कह रहा है। और इसी का जो अपर मोस्ट पार्ट है ना, इसी का जो अपर मोस्ट पार्ट है अपना, एंड साथ ही साथ जो उसके ऊपर क्रस्ट है, इसको मिला के बनता है अपना लिथोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर किसका कॉम्बिनेशन है? द वेरी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल और साथ ही साथ अपना क्रस्ट, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो लिथोस्फेयर का मतलब इसका जो लगभग थिकनेस की अगर हम बात करें मेंटल की, तो 10 से 200 किलोमीटर के आसपास है। और जो लोअर मेंटल अगर आप देखेंगे बच्चे, ये कहां एक्सटेंड करता है? ये एस्थेनोस्फेयर के नीचे एक्सटेंड करता है। तो एस्थेनोस्फेयर के नीचे आ जाओगे तो अपने को मिल जाएगा लोअर मेंटल, और ये है आपका एक बेसिकली सॉलिड स्टेट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने तीन बातें पढ़ी। नंबर वन, अगर आप मेंटल को ध्यान से एनालाइज करें, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे बोर्ड की तरफ, अगर आप मेंटल को एनालाइज करें तो आप ये देखिएगा कि मेंटल के ना दो हिस्से हैं बेसिकली, राइट। जो अपर हिस्सा है मेंटल का, उसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, और यहाँ पे लावा बहुत ज्यादा है, वीक पोर्शन है थोड़ा ये, ठीक है। नीचे का हिस्सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉलिड मटेरियल काफी ज्यादा है आपका, ठीक है, इसको हम लोअर मेंटल कहते हैं। और एकदम अपर मोस्ट पार्ट अगर आप इसका ले लो और क्रस्ट को थोड़ा सा मर्ज कर दो ऊपर के, तो ये बन जाता है आपका लिथोस्फेयर वाला रीजन, राइट। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे बच्चे तो हमारा ये लेयर ऑफ द अर्थ डिवाइडेड है। आगे बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज द कोर। अब जो कोर और मेंटल का बाउंड्री है वो कितने डेप्थ पे लोकेटेड है? 2900 किलोमीटर पे, ठीक है। तो मान लीजिए जहां पे मेंटल खत्म हो रहा है, कोर स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो आपका डेप्थ है, ये गहराई है बेटा, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पे आपको ये बाउंड्री देखने को मिलती है। मतलब एक और डिस्कंटिन्यूटी आपको यहां देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपको समझाऊं एकदम सिंपल सी भाषा में, तो जो आउटर कोर है आपका, कोर के भी दो पार्ट्स हैं, आउटर एंड इनर, तो जो आउटर कोर है दोस्तों आपका, वो लिक्विड स्टेट में है, और वही अगर हम इनर कोर की बात करें बेटा तो ये सॉलिड स्टेट में है। अब जो डेंसिटी है किसका? मटेरियल का एट द मेंटल कोर बाउंड्री, वो लगभग 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब जो ये बाउंड्री फॉर्म हो रही है, यहाँ पे जो मटेरियल आपको मिलता है, उसका जो डेंसिटी है, घनत्व जो है आप देखेंगे तो लगभग 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का है। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें तो 6300 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरा, ठीक है, डेप्थ एंड रेडियस वगैरह। और यहाँ पे डेंसिटी जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम कोर की बात करें तो ये बहुत हैवी मटेरियल से बना हुआ है, मैक्सिमम आप देखोगे निकल एंड आयरन। तभी कभी कभी इस लेयर को हम नाइफ भी कहते हैं। तो नाइफ से मतलब Ni से निकल और Fe से आयरन यानी फेरम, ठीक है। तो कभी कभी इसको नाइफ लेयर भी कहते हैं, दैट इज अ लेयर मेड ऑफ दैट इज निकल और आयरन, ठीक है। चलिए
अब लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म दैट इज वोल्केनोस एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो अभी तक हमने क्या बात किया इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अभी तक हमने समझा यहाँ पे कि नंबर वन कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है हमारे इंटीरियर्स के बारे में। दूसरे नंबर पे हमने ये सीखा दोस्तों कि यहाँ पे हमारे जो खासकर बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं हमारे जो वेव्स होते हैं ना, जो अर्थक्वेक लेकर के आते हैं, वो कैसे होते हैं, किस तरीके से अर्थक्वेक आता है, क्या उसका इंपैक्ट है, क्या डैमेज है। फिर हमने बात की हमारे अर्थ के इंपॉर्टेंट लेयर्स के बारे में, क्रस्ट, मैंटल, कोर की स्पेशलिटी क्या है। अब हम बात करेंगे हमारे एक इंपॉर्टेंट सोर्स यानी वोल्केनो के बारे में, बिकॉज वोल्केनो के साथ क्या है दोस्तों कि वोल्केनो सरफेस के ऊपर भी काफी एक्टिविटी करता है और कई बार जो मैग्मा सरफेस तक नहीं आ पाता, सतह तक नहीं आ पाता, वो इंटरनल तौर पर भी काफी सारी चीजें क्रिएट करता है, जिसे आप आगे चल के ज्योग्राफी में इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं थोड़ा सा मैग्मा के बारे में, वोल्केनो के बारे में। अब वोल्केनो क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वोल्केनो क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहां गैस, एशेस, जैसे आप राख कहते हैं, जलाते हो किसी चीज को तो राख हो जाता है, राइट, या जो मोल्टेन मटेरियल, मोल्टेन रॉक, यानी सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, तो ऐसा जलता हुआ गरम गरम सा है, ठीक है, सेमी सॉलिड सा, जिसे आप लावा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वो आपका जब जमीन तक आ जाता है, सरफेस तक निकल आता है, ग्राउंड पे। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेस जहां गैसेस है, राख है, डस्ट है और आपका लावा है। सो वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो तब कहते हैं जब जो मटेरियल्स ऊपर बताए गए हैं बेटा, ये बड़ी आसानी से रिलीज हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि रिलीज हो रखे हो इन द रीसेंट पास्ट। ठीक है, और जो लेयर होता है बिलो द सॉलिड क्रस्ट, इसको अपन मैंटल कहते हैं, हम तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इसका जो डेंसिटी होता है कंपैरेटिवली क्रस्ट से ज्यादा होता है, और मैंटल में एक वीक सेक्शन जिसको हम एस्थेनोस्फेयर करते हैं वो एग्जिस्ट करता है। तो ये एस्थेनोस्फेयर अगर आप देखोगे तो मेजर सोर्स है जहां से लावा आपका निकल के बाहर आता है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल बचे हमारा अपर मैंटल पोर्शन के अंदर, इसी को मैग्मा या फिर लावा कहते हैं। ठीक है, और यही लावा आप देखोगे एक वोल्केनिक इरप्शन में निकल के ग्राउंड पे फटता हुआ दिखता है। ठीक है, चलिए, तो एक बार जो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में जो लावा है ना, और फाइनली सरफेस पर पहुंचेगा, इसे हम कहते हैं, अच्छा बहुत सिंपल है, इसको समझते हैं ऐसे कि अभी क्या है अपना ये एस्ट्रोनोस्फेयर। ठीक है, अब एस्ट्रोनोस्फेयर के पास क्या है, बहुत सारा मोल्टेन मटेरियल। ठीक है, तो इस मोल्टेन मटेरियल को जब ये अंदर है तो इसको हम क्या रेफर करेंगे, इसको हम कहेंगे भैया ये मैग्मा है। ठीक है, नाम बिल्कुल चेंज हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तो मैग्मा, इसके अंदर बहुत सारा गैसेस है, बहुत सारे एशेस हैं, एशेस मतलब राख है, बहुत सारा आपका मोल्टेन मटेरियल है, सेमी सॉलिड्स है ना, गरम गरम जलता हुआ। तो ये जब ऊपर की तरफ पहुंचेगा, आपका अर्थ के क्रस्ट पहुंचेगा और बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं लावा। क्या कहते हैं इसको बच्चे हम लोग, लावा, राइट। अंदर है तो उसको हम कई बार कहेंगे हमारा मैग्मा। ठीक है, चलिए, अब यहां तक तो कहानी हो गई हमने, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब ये अपने सरफेस तक पहुंचता है तो उसको हम कई बार लावा कह के रिफर करते हैं। सो फाइनली जो मटेरियल यहां पे ग्राउंड तक पहुंचता है, सरफेस तक, जमीन तक पहुंचता है, उसमें लावा फ्लो होते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होता है, डेब्री का मतलब होता है थोड़ा सा वेस्ट, यानी कूड़ा होता है कई सारा। ठीक है, कई सारे मिनरल्स का, मटेरियल्स का, वोल्केनिक बॉम्ब्स हो गए। ठीक है, छोटे छोटे फटते रहते हैं अगर आप देखोगे लावा के अंदर ना, गरम गरम चीज में। इसके बाद ऐश होता है, डस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, सल्फर कंपाउंड्स हो गए, और कुछ अमाउंट्स में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी आपको मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट इज देयर इन अ लावा। ठीक है, तो लावा के अंदर जब फट के वोल्केनो फटता है बाहर, तो आप देखोगे जलता हुआ गरम गरम सा सब्सटेंस बाहर निकलता है। उस सब्सटेंस के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और ये फटता रहता है, ऐसे टक टक करके से फटता रहता है। स्त्री मूवी देखी, स्त्री मूवी में अगर आप देखोगे तो लास्ट में स्त्री क्या करती है, सरकटे का ऐसे कर सर काट के फाइनली वो जलते हुए ऐसे बबल करते हुए ना आग में डाल देती है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज लावा। जहां पे वो लड़ने जाता है ना, देश का रक्षक, हमारा वह चंदेरी का रक्षक है ना, जहां पहुंचते हैं ना भैया विक्की प्लीज हमारे बावनों की तरह एकदम अलग लेवल पे मोटिवेट होते हुए, है ना। तो अगर आप देखोगे तो जहां पर लड़ रहा होता है ना सरकटे से, वहां पे पूरा यही दिखाया गया लावा वाला सिस्टम। ठीक है, दैट इज हाउ इट लुक्स, राइट। चलो, अब वोल्केनोस को अपना कई बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, किस तरीके से इरप्ट हो रहे हैं, मतलब किस तरीके से फट रहे हैं, और क्या क्या वो चीजें डेवलप कर रहे हैं एट द सरफेस। ठीक है, मेजर टाइप ऑफ वोल्केनोस क्या होते हैं, नंबर वन पहला होता है दोस्तों शील्ड वोल्केनोस। अब अगर आप बसाल्टिक फ्लोस को हटा दें, बसाल्टिक फ्लोस मतलब यही जो लावा फ्लो होता है उसको आप हटा दे, तो शील्ड वोल्केनोस क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं दोस्तों जितने भी वोल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर उनमें से। ठीक है, जो हवाइन वोल्केनो है, हवाई के अंदर, हवाइन आइलैंड्स के अंदर जो वोल्केनो है वो बहुत फेमस है बच्चे। ठीक है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनोस में से एक है। तो देखिए शील्ड वोल्केनोस कैसे होते हैं, बिल्कुल इस तरीके के, कोई ऐसा बीच में जो है ऐसा होल बना हुआ है, वेंट खुल गया है इसका, और यहां पे आप देखोगे पूरा वोल्केनो मटेरियल है। ठीक है, एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं सिंडर कोन। तो सिंडर कोन कुछ आपको इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, राइट। चलिए, सो ये वोल्केनोस अगर आप देखोगे जनरली हमारे जो शील्ड वोल्केनोस होते हैं बच्चे, ये जनरली मेडअप ऑफ होते हैं किससे, बसाल्ट। तो बसाल्ट क्या होता है, एक टाइप का लावा होता है जो बहुत ज्यादा बहने वाला, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड टाइप्स होता है, फ्लूइड टाइप्स होता है जब वो एरप्ट करता है। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से अगर आप देखोगे ये वोल्केनोस बहुत स्टीप नहीं होते, बहुत सकरे नहीं होते, राइट। तो इनफैक्ट अगर आप देखा जाए बच्चे तो ये एक्सप्लोसिव कम होते हैं, तब होते हैं जब वाटर इनके वेंट में घुसता है। ठीक है,
वेरी वेरी सिंपल। तो ये एक्सप्लोसिव कब होते हैं, फटते कब है, जब थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स इनके वेंट या जो ऊपर का कैप होता है इसमें एंटर कर जाता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय लो एक्सप्लोसिविटी। तो मतलब इतने जल्दी एक्सप्लोसिव नहीं होते, एक्सप्लोसिव तब होते हैं जब वाटर कहीं ना कहीं इनके वेंट में या ऊपर वाले पार्ट में एंटर कर जाए। ठीक है, चलिए अब जो अपकमिंग लावा है वो कैसे मूव करता है, फाउंटेन के फॉर्म में। तो जो लावा निकलता है इसमें से कैसे मूव करता है, इससे फव्वारे के फॉर्म में, लाइक दिस, फाउंटेन वाले फॉर्म में। ठीक है, चलिए, और अगर आप देखोगे तो जो कोन होता है, जो कोन इसके ऊपर जो टोपी बंद होती है बेटा, उसको ऐसा बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक सिंडर कोन यानी इस टाइप के फॉर्मेट में ये डेवलप हो जाता है, ऐसा खुला वाला वेंट। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। चलिए अब आते हैं कंपोजिट वोल्केनोस पे ना, ये तो हो गया हमारा शील्ड एंड सिंडर कोन्स। अब हम बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनोस की। देखिए ये वोल्केनोस जो है ये कंपैरेटिवली कूलर होते हैं एंड ज्यादा विशेष, ज्यादा थिक लावा होते हैं। पहले वाले शील्ड वोल्केनोस का जो लावा होता है, गर्म सब्सटेंस होता है, थोड़ा लिक्विड ही होता है, वाटरी सा होता है, राइट। इस वाले का अगर आप देखोगे तो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा विस्कस होता है, मतलब थोड़ा सा थिक होता है एक तरीके से, जैसे पेट्रोल वगैरह आपने देखा होगा, राइट, उस टाइप का कुछ, राइट। चलिए, कंपेयर टू बसाल्ट। अब ये वोल्केनोस अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं, काफी एक्सप्लोसिव होते हैं, राइट। अच्छा, लावा के साथ साथ इसमें क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में ऐश निकलता है, डस्ट निकलता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है। ठीक है, और ये निकल के कहां जाता है दोस्तों, जमीन पे यानी ग्राउंड पे। तो ये जो मटेरियल होता है ना बेटा, अगर आप देखोगे तो लावा के यानी इस माउंटेन, जो आपका माउंटेन जहां से लावा निकला है, जैसे वोल्केनो फटा है, इसकी विसिनिटी यानी इसके आसपास के इलाके में यहाँ पे काफी सारा जमा भी हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे आप देख सकते हो, आपने कई बार साइंस एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, तो ये वाला जो आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे मटेरियल निकला और यहीं पे जम गया। ठीक है, तो आपने देखा जैसे ये माउंटेन में आप देख रहे हो काफी सारा मटेरियल निकला और आसपास इसके ओपनिंग ये होता है अपना वेंट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेंट। तो ये वेंट के आसपास ही काफी सारा मटेरियल आपका जम गया। ठीक है, तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, कंपोजिट वोल्केनोस के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, इससे क्या होती है, कई सारे लेयर्स बन जाती हैं एंड अगर आप देखोगे तो इसे हम कहते हैं द कंपोजिट वोल्केनोस। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे लेयर्स नहीं बन रही, बिकॉज यहाँ पे जो लावा है ना बहुत फ्लूइड है, मतलब बह रहा है बहुत इजी तरीके से। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा थिक है, थोड़ा मोटा है यहाँ पे जो अंदर लावा मटेरियल निकल रहा है। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो क्या होता है, कई बार निकलने के बाद ये आसपास जम जाता है, इसके वेंट या उसके ओपनिंग के आसपास जम जाता है, जिससे एक स्ट्रक्चर्ड लेयर टाइप का पैटर्न बन जाता है, राइट। और इसे अपन कहते हैं कंपोजिट वोल्केनोस। फिर आता है काल्डेरा। अब काल्डेरा क्या होता है यार, सबसे एक्सप्लोसिव माना जाता है इसको सारे अर्थ वोल्केनोस के अंदर, सबसे ज्यादा तेजी से फटता है। ये यूजुअली इतना एक्सप्लोसिव होता है कि जब ये अरप्ट करता है, जब ये फटता है यार, तो ये क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है, अपने पे पूरा स्ट्रक्चर टूट जाता है। तो रादर देन ऐसा ऊंचा स्ट्रक्चर बनाने के पूरा ऐसा कोलैप्स कर जाता है, ढह जाता है। और ये जो कोलैप्स डिप्रेशंस होते हैं, ये जो गड्ढे यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इन्हीं को हमको कैल्डेरास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैल्डेरास। तो कैल्डेरा क्या है बच्चे, एक ऐसा मतलब खतरनाक एक्सप्लोसिव वोल्केनो है कि जो बजाय एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के ऐसे ऊंचा सा, ये इतना ज्यादा फट जाता है कि ये एक गड्ढा सा फॉर्म कर देता है, एक डिप्रेशन सा बना देता है, और इसी डिप्रेशन को आप कहते हैं कैल्डेरास। तो ये जो एक्सप्लोसिवनेस है इस बात को इंडिकेट करती है, जो मैग्मा चैम्बर जहां से मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा चैम्बर क्या है, एक घर जैसा, एक रूम जैसा है, राइट, जहां से मैग्मा, ये जो लावा आपका बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है, वो है मैग्मा चैम्बर। वो पहली बात तो एक तो ह्यूज है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और दूसरी बात जो है ना बहुत क्लोज एरिया में है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो हमारे बाकी दो वोल्केनोस आपने देखे, वहां पे मैग्मा चैम्बर थोड़ा अंदर की तरफ है, तो लावा ऊपर की तरफ आ रहा है, फट रहा है, उसको समय मिल रहा है पूरा। बट यहाँ पे क्या है कि जहां पे जो अपना वोल्केनिक माउंटेन है, उसमें ना बहुत कम डेप्थ के अंदर आपको मैग्मा चैम्बर मिल रहा है, जहां से मैग्मा सप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ, राइट। एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके का एक्सप्लोजन बहुत सुपर्ब होता है। ठीक है, तो कैल्डेरास जो क्या होते हैं, ये बेसिकली डिप्रेशन होते हैं जो इस वोल्केनो के फटने के बाद क्रिएट हो जाते हैं, राइट। चले, अब होता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझेगा, ये जो वोल्केनोस होते हैं ना, ये हाईली फ्लूइड लावा बाहर फेंकते हैं, जो कि लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। कई सारे दुनिया के ऐसे इलाके हैं जो अगर आप देखोगे थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बसाल्ट लावा से कवर हो चुके हैं। बसाल्ट इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आगे चल के जब ये जमता है पूरा लावा आपका, तो रॉक्स भी फॉर्म करता है काले कलर की, जिसको आप इग्नियस रॉक्स कहते हैं, फायर से बनी हुई रॉक्स। ठीक है, अच्छा, मजे की बात क्या है कि मान लीजिए कोई वोल्केनो था, और वोल्केनो फटने के बाद जो इसका मटेरियल था लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है। तो जब ऐसा होता है बच्चों, तो इसको हम कहते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। तो दुनिया में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे ऐसा डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। अब क्या हो सकता है, एक पूरी सीरीज हो सकती है इन फ्लोज की। इसमें कुछ फ्लोज अगर आप देखेंगे तो थोड़े थिक भी हो जाएंगे, 50 मीटर से ज्यादा की थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल फ्लोज कई बार कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। जो जैसे डेक्कन ट्रैप्स, अगर आप भारत के इस वाले इलाके की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें अब, ठीक है, जो डेक्कन ट्रैप्स का सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है बेटा भारत का प्रेजेंट फॉर्म में, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र प्लेटू को जो कवर करता है ये वाला पूरा सेक्शन, ये आप देखेंगे क्या है बच्चे, एक तरीके से इसी का रिजल्ट है। इट्स कैन बी कॉल्ड एज अ लार्ज बसाल्ट प्रोविंस, ठीक है, या फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। तो भारत
भारत के अंदर जो डेक्कन का क्षेत्र है, जो डेक्कन ट्रैप का आपका क्षेत्र है, इसको आप बहुत अच्छा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं इस टाइप के वोल्केनिक इरप्शन का, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इनिशियली जो है ट्रैप फॉर्मेशंस काफी ज्यादा एरिया पे कवर्ड थे दैन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो अभी तो बदलाव आ गए काफी ज्यादा, बट इट यूज्ड टू बी फॉर्म्ड ऑफ दीज काइंड्स ऑफ लावास, ठीक है। तो ऐसे ही वोल्केनिक इरप्शन से अपना पूरा पेनिनसुलर प्लाट आपको बिल्ड होता हुआ दिखता है। तभी आप देखो जो वहां पत्थर भी आपको मिलते हैं ना काफी सारे ऐसे, आप देखिए महाराष्ट्र के आसपास, गुजरात के नीचे इधर या और भी साइड पे आप देखोगे पेनिनसुलर एरिया में आपको काला मिट्टी बहुत देखने को मिलता है। तो काला मिट्टी कहीं ना कहीं वो जो ब्लैक सॉइल आपका बना है उसके पीछे का रीजन यही है कि ये जो लावा फ्लो जो आपका बहता चला गया, कई सारे एरिया में स्प्रेड हो गया, बाद में ठंडा हुआ, कंडेंस हुआ, पत्थरों में कन्वर्ट हुआ, फिर वो पत्थर टूटे, तो आप देखेंगे आपको ब्लैक सॉइल या काला मिट्टी देखने को मिलता है, राइट। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल किसका, हमारे फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस का। अब आ जाते हैं मिड ओशन रिज वोल्केनोस। अब ये क्या होते हैं देखिए, ये वो वोल्केनोस है जो ओशियंस के अंदर अकर करते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम है यहाँ पे किसका, मिड ओशन रिजेस का, जो कि करीब 70,000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, जो स्ट्रेच करता है सारे ओशन बेसिन्स में लगभग। अब इसका जो सेंट्रल पोर्शन है इस पूरे रिज का, इस पूरे एरिया का बेसिकली, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंट इरप्शंस काफी सारा आप कह सकते हो बच्चे मतलब एक्सपीरियंस करता है। इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओशन रिज का मतलब बहुत क्लियर है, नहीं ओशनिक एरियाज के अंदर जो आपका वोल्केनिक इरप्शंस आप देखते हो लगभग 70,000 किलोमीटर लंबा पूरा स्ट्रेच है, और जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पे आपको इरप्शंस देखने को ज्यादा मिलते हैं, राइट। चलिए, तो इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है दोस्तों वो लैंडफॉर्म्स है, वो लैंड क्रिएचर्स जो यहाँ पे वोल्केनोस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आता है इंट्रूसिव फॉर्म्स। अब इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है कि जो लावा का रिलीज हुआ वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, कूल होने पे क्या होता है, कई बार इग्नियस रॉक्स के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि कई बार जब लावा ठंडा होता है तो पत्थर या रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कूलिंग हो सकती है दो तरीके से हो सकती है, या तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंच के होगी, या फिर कई बार क्या होता है कि जब हमारे अर्थ का जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट के अंदर ही कई बार क्या होता है लावा कूल डाउन कर जाता है और ऐसे रॉक्स को क्रिएट करता है। तो जब ये कभी भी मान लीजिए कि आपका लावा या मैग्मा सरफेस तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया और क्रस्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं कूल डाउन करके कोई लैंड फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन कर दिया, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंट्रूसिव फॉर्म। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि मान लीजिए जो आपका मैग्मा था, ये जो लावा था, ये प्रॉपरली अर्थ के सरफेस तक, ऊपर तक ग्राउंड पे नहीं आ पाया और क्रस्ट के अंदर ही क्या हुआ, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो गया, कूल डाउन कर गया, तो जो फॉर्म्स ये क्रिएट करेगा, पत्थर हो गया किसी और चीज के, उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग दोस्तों, इंट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो लोकेशन के हिसाब से जो कूलिंग ऑफ द लावा या इग्नियस रॉक्स हैं अपने, वो यहाँ पे कई बार क्लासिफाई किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक रॉक्स अगर कूलिंग सरफेस पे हुआ है, और प्लूटोनिक रॉक्स अगर कूलिंग आपका क्रस्ट के अंदर हुआ है। तो जो अपने इग्नियस पत्थर या इग्नियस रॉक्स, इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। अगर सरफेस के ऊपर अगर यहाँ पे कूल डाउन किया है तब बने हैं तो उसको हम कहेंगे हमारे वोल्केनिक रॉक्स, अगर क्रस्ट के अंदर बने तो उसको हम कहेंगे प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए, अब जो लावा यहाँ पे क्रस्ट के अंदर कूल डाउन करता है बेटा, वो क्या करता है, अलग अलग फॉर्म्स ले लेता है, और इन्हीं फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रूसिव फॉर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग, इंट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है। चलिए, तो आप ये फिगर भी देख सकते हो किस तरीके के वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स यहाँ पे देखिए क्रिएट हो रहे हैं। देखो ये डिप्रेशन सा, गड्ढा सा क्रिएट हो गया, इसको हम कैल्डेरा कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐश और लावा आपका फ्लो कर रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे देखिए ऐश कोन, जिसका एक वोल्केनिक ऐसा डोम टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। एक प्लेट्यू रीजन क्रिएट हो गया है जो कि लावा मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। फिर आपका सिंडर कोन, लावा फटने के बाद थोड़ा ओपनिंग खुला हुआ है, ठीक है। तो ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हो, जो मल्टीपल वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो यहाँ पे हमारा वोल्केनो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलिए, बड़ा प्यारा फिगर है एनसीईआरटी का। फिलहाल हम लोग थोड़े से लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बाथोलिथ्स। अब बाथोलिथ्स क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है समझना इसको। देखिए बाथोलिथ्स क्या होते हैं बच्चों, एक लार्ज बॉडी किसका, मैग्मा का, मैग्मेटिक मटेरियल मतलब मैग्मा सीधी इस भाषा में, जो कि कहां कूल डाउन कर रहा है, इन अ डीपर डेप्थ। तो क्रस्ट, ये हमारी जो क्रस्ट है बेटा, इसकी भी काफी डेप्थ में जाकर के जब ये कूल डाउन करेगा तो ऐसे लार्ज डोम टाइप स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं द बाथोलिथ्स। अब अगर आप देखेंगे सरफेस पे तभी अपीयर होगा जब ऊपर के इसके जितने भी मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे इरोड हो चुके हैं। डिनंडेशन का मतलब होता है इरोड होना। तो यहां पे क्या हुआ, हमारे अर्थ के क्रस्ट के काफी नीचे डेप्थ में जाकर के मटेरियल ठंडे हुए, सॉलिडिफाई हो गए, तो ऐसा डोम टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अभी आपको सरफेस पे दिखना तब स्टार्ट होगा जब इसके ऊपर का मटेरियल जो जमा हुआ है वो यहाँ पे इरोड हो जाए, ठीक है। ये क्या करते हैं, लार्ज एरियाज को कवर करते हैं। कभी कभी अगर आप देखोगे तो अज्यूम कर सकते हो जो इनका डेप्थ है वो कई बार सेवरल किलोमीटर्स तक जाता है,
और ये जो अगर आप देखोगे बने किससे होते हैं, बने होते हैं ग्रेनाइट मटेरियल से। ग्रेनाइट एक तरह के पत्थर होता है, राइट। सो बाथोलिथ्स क्या है, बेसिकली कूल्ड पोर्शन है मैग्मा चैम्बर्स का। तो जो पहले मैग्मा चैम्बर्स थे जिससे आपका मैग्मा निकल रहा था लगातार, तो उसी का ठंडा या सॉलिड पोर्शन आप कह सकते हो बाथोलिथ्स कहलाता है। तो बाथोलिथ्स कुछ ऐसे होते हैं, देखिए आप देख पा रहे हो ना, इस सरफेस पे देखो इस टाइप का एक रूम जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से कभी किसी जमाने में मैग्मा वगैरह निकलता रहा होगा, बट अभी ठंडा हो गया, कूल डाउन कर गया, और इसके ऊपर के मटेरियल से रोड हो गए, तो अभी आपको सरफेस पे दिखना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बाथोलिथ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम लिख देता हूं भैया, दैट इज अ बाथोलिथ्स, ठीक है। चले, तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं इसको बाथोलिथ स्ट्रक्चर। आगे बात करूं दोस्तों यहाँ पे, अब अगले आते हैं लैकोलिथ्स। अब लैकोलिथ्स क्या होते हैं दोस्तों, ये भी लार्ज डोम टाइप स्ट्रक्चर हैं जो अर्थ के अंदर क्रिएट हो रहे हैं विद अ लेवल बेस, ठीक है, एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो। मतलब इनका बेस जो ऐसा लेवल है और नीचे से पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको इसको कनेक्ट करता हुआ दिख जाएगा। तो एक तरीके से ना ये सरफेस वॉल्केनिक डोम्स को रिजेंबल करते हैं। डोम का मतलब होता है कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये रिजेंबल करते हैं बच्चे, है ना। एंड इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि ये काफी डीपर डेप्थ के ऊपर आपको लोकेटेड दिखाई देंगे। इसको हम एक तरीके से लोकलाइज्ड सोर्स मान सकते हैं लावा का, जो कहीं ना कहीं सरफेस पे निकलता हुआ पहुंच गया है, ठीक है। चले, कर्नाटका प्लाटू अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे कई सारे आपको हिल्स मिल जाएंगे जो ग्रेनाइट पत्थरों से बने हुए हैं, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लैकोलिथ्स या फिर बाथोलिथ्स का। तो लैकोलिथ्स में आपको दिखाता हूं, देखिए ऐसा है लैकोलिथ आपका। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जब आपका बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द लैकोलिथ्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एक प्रॉपर डोम टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो कर्नाटका का जो प्लाट्यू रीजन है, आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे लैकोलिथ्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लैकोलिथ्स, और जब इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बाथोलिथ्स, ठीक है। चलिए, नाउ अब अगला आता है, ये तो हो गया लैको, ये हो गया बाथो, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, इसको हम कहते हैं दैट इज लैपो फाको एंड सिल्स। अब ये नाम बड़े अजीब है अपने आप में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको समझते हैं, ठीक है। अब लापोलिथ क्या होता है, जब लावा आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लावा आपका ऐसे अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, लावा का जो एक पोर्शन है हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे, जहां पे उसको वीक प्लेन मिले, थोड़ी कमजोर सी लैंडफॉर्म मिले, ठीक है। तो लावा यहाँ पे क्या कर रहा है, जनरली ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कुछ पोर्शन हो सकता है उसका जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर दे, राइट, जब भी इसको वीक प्लेन मिले। अब ऐसे केस में क्या होगा कि अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है, ऐसा सॉसर शेप का, ऐसा सॉसर शेप का फॉर्म में डेवलप कर लेता है, और इसी फॉर्म को हम कहते हैं लैपोलिथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लैपोलिथ, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये जो इंट्रूसिव रॉक्स है अपनी, जो अर्थ के अंदर फॉर्म हो रही है ना, कभी कभी अगर आप देखोगे तो ये हमारे जो सिंक्लाइंस होते हैं, जो गैप्स होते हैं बच्चों, वहां पे भी आपको देखने को मिलती हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे लैपोलिथ्स मिल जाएंगे। तो ऐसे जो वेवी मटेरियल्स होते हैं, इनका क्या होता है, डेफिनेट कॉन्ड्यूट या फिर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो कि आप देखोगे तो मैग्मा से कनेक्ट कर रहा होता है, और इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फैकोलिथ। अब देखो इसको मैं समझाता हूं थोड़ा और आसान तरीके से। सो यू कैन फाइंड इट दैट दिस इज कॉल्ड एज लैपोलिथ। ये अपना लैपोलिथ है। आप देख पा रहे हो कि ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली क्या होता है, मैग्मा अपना ऐसे ट्रेवल करता है, बट कभी कभी क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी डिपॉजिट हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से देखो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द लैपोलिथ्स, ठीक है। और वही अगर हम बात करें किसकी, फैकोलिथ्स की, तो फैकोलिथ्स कब क्रिएट होते हैं बच्चों, जो वेवी मास है, मतलब इंट्रूसिव रॉक्स का ऐसा इस टाइप का जो मास है, ये क्या होता है, कभी कभी जो सिंक्लाइंस होते हैं, हमारे बेस होते हैं, या फिर जो गैप्स होते हैं ना, उसके बिल्कुल बेस पे आपको मिल जाता है, या फिर कभी कभी जो एंटी सिंक्लाइन होता है, मतलब जो फोल्डेड रॉक्स आपके बन रहे हैं, इसके अपर पार्ट पे भी आप देखोगे बच्चे, तो कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं, राइट। तो ऐसे जो वेवी मटेरियल्स हैं जिनका एक डेफिनेट पाइप कनेक्शन है किससे, अगर आप देख लोगे जहां से जो मैग्मा सोर्स आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फैकोलिथ्स। जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ना एक प्रॉपर आपको पाइप टाइप का मतलब कनेक्शन दिख रहा होगा, देखो ऐसा एक प्रॉपर कनेक्शन जहां से कोई चीज पास ऑन हो रही है, राइट। सो दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज फैकोलिथ। तो इसको हम कई बार क्या बोलते हैं बच्चे, फैकोलिथ्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब ले तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रॉक को रिफर करता है, तो हर एक चीज में आपको रॉक स्ट्रक्चर देखने को जरूर से मिलेगा। फिर फाइनली हम बात करेंगे सिल्स के। अब सिल्स क्या होते हैं बच्चों, जो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती है, इग्नियस रॉक्स की लगभग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, मतलब एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में आपको कई सारा इग्नियस रॉक जब मिल रहा है, इंट्रूसिव मतलब अर्थ के अंदर वाला, ठीक है, तो उसको हम कई बार सिल कहते हैं, शीट कहते हैं, ठीक। अब डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, अगर थिन है, पतला है, तो उसको शीट कहा जाएगा, और मोटा है इसे तो सिल कहा जाएगा, देखो। तो दीज आर कॉल्ड एज सिल्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल बॉडीज, हमारी हॉरिजॉन्टल बॉडीज मतलब जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं अर्थ के अंदर जो डेवलप हो रही हैं,
जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे डिपॉजिटेड है, ठीक है, तो अगर पतला शीट आपको मिलेगा, पतला है ना डिपोजिशन, तो इसे कहा जाएगा शीट्स, और अगर मोटा होता है तो इसे हम कहते हैं सिल्स। अब एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं डाइक्स। अब देखिए डाइक कैसा दिखता है, देखिए डाइक ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि जो आपका जितना भी मटेरियल था मोल्टेन लावा वाला, वो ऐसा सीधा खड़ा खड़ा यहाँ पे जम गया, या ऐसे फॉर्मेट में आपका जम गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए कैसे फॉर्म होता है, जब लावा क्या करता है ना, जो क्रैक्स होते हैं, जो ओपनिंग्स होती है हमारे अर्थ सरफेस के अंदर, छोटी छोटी फिशर्स होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, जब उससे क्या कर रहा था, मूव कर रहा होता है ना, तो क्या होता है कई बार ये बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉर्म में, मतलब ऐसे फॉर्म में जम जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ऐसा, अगर आप इसको जमीन मान लो, तो मतलब फॉर एग्जांपल इसको मैं जमीन मान लूं, तो ऐसे देखिए परपेंडिकुलर फॉर्म में पूरा लावा आपका बिल्कुल जमा हुआ है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, कि जब ये ठंडा होता है तो सेम पोजीशन में एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। जब ये ठंडा हुआ तो इसने क्या किया, एक पत्थर जैसा, एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर दिया, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों डाइक्स, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कॉमनली अगर आप देखोगे इंट्रूसिव फॉर्म से आपके महाराष्ट्र एरिया में, अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको ऐसे पत्थर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ, जो हमारा मोल्टेन लावा या मैग्मा वगैरह जो था, जब ऊपर आ रहा था, तो कई बार क्या होता है बच्चे, ऐसे वर्टिकली जम जाता है ना, क्या हो जाता है बच्चों, कई बार वर्टिकली जम जाता है, और जब ये वर्टिकली जमता है तो ऐसा वॉल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं डाइक्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मोस्ट कॉमनली कहां मिलेंगे, वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया के अंदर। तो ये जो है ना कई बार फीडर्स माने जाते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के, जिनकी वजह से अगर आप देखोगे तो आस पर जो हमारे डेक्कन ट्रैप्स है वो कई बार क्रिएट हुए हैं। तो डेक्कन ट्रैप का एरिया अगर आप देखोगे बच्चों, तो ये अपना वॉल्केनिक एरिया है, दैट इज ऑफ डेक्कन ट्रैप, ठीक है। सॉरी, डन। तो ऐसा माना जाता है कि ये सोर्स रहे हैं किसके, हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस के, जिससे फाइनली जो है आपका डेक्कन ट्रैप यहाँ पे भारत में डेवलप हुआ है, पेनिनसुलर प्लाट आपका ये वाला सेक्शन डेवलप हुआ, राइट। चलिए, तो इसको हम कहते हैं बच्चों यहाँ पे डाइक्स। तो ये थे हमारे अलग अलग लैंड फॉर्म्स, जो कौन फॉर्म करता है बच्चा, हमारे वोल्केनोस फॉर्म करते हैं। तो हमने क्या देखा, क्या क्या फॉर्म करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने बात किया यहाँ पे किसका, सबसे पहले हमने बात किया हमारे बाथोलिथ्स का। तो बाथोलिथ्स का एक तरीके से कूल्ड मैग्मा चैम्बर कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर हमने यहाँ पे बात किया किसका, लैकोलिथ्स का, देखिए डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। फिर हमने किसका बात किया यहाँ पे, हमने बात किया यहाँ पे लैपोलिथ का, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड हमारे फैकोलिथ्स का, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, फिर हमने यहाँ पे बात किया सिल्स का, एंड फिर हमने यहाँ पे बात किया डाइक्स का। तो ये थे यार अपने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। अब लाओ एक फटाफट से क्वेश्चंस कर लिए जाएं जल्दी से, आपके एनसीईआरटी के प्यारे से सवाल हैं, तो जल्दी से बच्चों फटाफट से इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। एंड हियर वी गो। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो हमने पढ़ा था कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती हैं दोस्तों, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सरफेस वेव्स। Which of the following is a direct source of information about the interior of the earth? Now that's a nice question कि भाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको क्या लगता है क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, देखिए वॉल्केनोज भी है, बट हम लोग अर्थ को एक वेव से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जज कर सकते हैं, दैट इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस हैव कॉज्ड द डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशंस, कौन से टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन से हमारा डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चा आप आंसर करोगे कहां पे, ये आंसर आप करेंगे वेरी सिंपल हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्लड वाले जो होते हैं हमारे, है ना, उसका मतलब बहुत सिंपल होता है कि यहाँ से वॉल्केनिक मटेरियल निकला और कई किलोमीटर तक यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ चला गया। अगर आप भारत के पेनिनसुलर प्लेट्यू का एनालाइज करेंगे तो कहा जाता है इग्नियस रॉक्स या लावा रॉक से बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इरप्शन हुआ होगा तो काफी दूर तक तो यहाँ फैला ही होगा, है ना, और कभी जाकर के फिर कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो अगर आप ये समझ गए मालिक तो आपका आंसर बहुत सिंपल है। तो ये सिंपल आंसर तुम करोगे कमेंट्स पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर बेसिकली कैसे डिस्क्राइब करते हो, तो हमने देखा था कि भैया हमारा मेंटल एकदम मेंटल है, ठीक है। तो हमारा जो मेंटलवा वाला पार्ट है उससे हमारा बड़ा प्यारा प्यारा रिश्ता है, प्यारा प्यारा नाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपर मोस्ट पार्ट होता है मेंटल का, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल और हमारा क्रेस्ट का सेक्शन जहां पे मीटअप कर रहा है वो देखेंगे हमारा बन जाएगा लिथोस्फेयर। तो कहां है आंसर अपना, सो दैट इज द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों समाप्त होती है आपकी प्यारी प्यारी कक्षा, यानी आपका होमवर्क मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है आपने, सिंपल सी बात है, कमेंट सेक्शन के ऊपर किस क्वेश्चन का आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कि वॉल्केनिक इरप्शंस कौन से थे जिन्होंने डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशंस को फॉर्म किया, शील्ड, कंपोजिट, फ्लड या कैल्डेरा। चलिए, इसी के साथ क्लास को, कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत मजा आया यार आप बच्चों से बात करके, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बड़ा मजा आता है, एकदम बढ़िया सी कहानी चलती रहती है, आपसे बातचीत होती रहती है, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ यार। चले, तो बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर के। मेरी मुलाकात अगली जो है बेटा वो आपसे होगी इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बढ़िया से जुड़े रहिए
आप आर्ट्स वाला के ऊपर, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपके बैचेस के अंदर भी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आर्ट्स वाला के प्रॉपर बैचेस हैं, ठीक है, अग्रिम पहल करके बैचेस चलते हैं अपने, ठीक है, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, डेफिनेट सी बात है, मतलब ऑब्वियसली आप होगे उसके अंदर, ठीक है। तो बट फिलहाल यूट्यूब के ऊपर आप बच्चों के लिए चल रही वन शॉट सीरीज, ऐसे और भी लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो जरूर से बता देना बच्चे, ठीक है, आई विल सॉल्व दैट, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एकदम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, बढ़िया से आंसर करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, बाय बच्चों, टेक केयर एंड लव यू, बाय गाइस, ठीक है। अच्छा एक चीज आते हैं तो और बता दूं भाई, बहुत सिंपल है कि जितने भी आपके नोट्स दिए हैं कंप्लीट एनसीईआरटी क्रक्स है, तो एकदम बढ़िया से इसको पढ़ लेना, ताकि जब अपने पेपर में आप लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से एनसीईआरटी क्रक्स है, इसको बढ़िया से यूटिलाइज करेगा, ठीक है बच्चों। चलो फिलहाल मैं जाता हूं, बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू, बाय बाय।